हेलो बवाल बचावाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी। चलिए, मस्त ही रहना चाहिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ कट्टर जे एडवांस का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर्स में हमने काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस कर लिए, एनएलएम फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कर लिए, सर्कुलर की काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन हमने ले लिया था। अब डायनामिक्स के क्वेश्चन बचे हुए थे, तो सर्कुलर डायनामिक्स के क्वेश्चन आज मैं लूंगा 1-2, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे वर्क बाय एनर्जी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है। अब कुछ बच्चों का वो कंसर्न रहता है, देखिए कि बहुत सारी वैरायटी या बहुत सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में नहीं कर सकते। देखिए, ऑब्वियसली बात है कि ड्यूरेशन शॉर्ट है, टाइम भी कम है। लगभग लगभग आप हार्डली मान लीजिए तो 18-20 लेक्चर्स का ही पूरा सीरीज़ होने वाली है। तो उस सीरीज़ में हम इस पूरे इतने टाइम में, और टाइम भी एक क्लास का टाइम हम लगभग लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 2 आवर्स के करीब करीब ही रहे, उससे कम कम ही रहे, क्योंकि हम 5-6 घंटे का लेक्चर बना दें और आप पढ़ भी ना पाओ तो कोई मतलब नहीं। वो कोई सीरीज़ काम की नहीं होती जिसमें बच्चा देखे ही ना उसे। हम बना के यूट्यूब पे डाल दें, आप वाह वाह कर दो, अरे सर वाह वाह, और आपको उससे कोई बेनिफिट ना मिले। तो इसको बनाए इसी तरीके से गया है कि इसका टाइमिंग जो है वो लगभग लगभग 2 आवर्स से लगभग कम कम ही रखा जाए, ताकि आप फ़ायदा उठा पाएँ। और क्वेश्चंस हम ऐसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हो, या जिससे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सको। ठीक है, बहुत हैवी डोज नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जिससे आपको एकदम से थोड़ा तैयारी में फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। वर्क बाय एनर्जी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन आज कवर करेंगे। पहले सर्कुलर डायनामिक्स का एक क्वेश्चन। अगेन मैं सामने से हट जाता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया है क्या? A small cubical block of mass 1 kg is placed inside a rough rectangular groove made in a circular rough table as shown in figure. Coefficient of friction for all the rough surface is mu is equal to 0.5. The table start rotating clockwise. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है ना, विथ एंगुलर एक्सेलेरेशन दिस। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन ऐसे मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ जिससे क्या होता है आपको ध्यान रहे। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये डिस्क ऐसे नहीं घूम रही, ऐसे घूम रही। ठीक है, डिस्क अगर मैं बताऊं तो डिस्क मतलब ऐसे, ये डिस्क है ना, ये डिस्क है, आपको फोटो में ऐसे दिख रही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है मैं इस डिजिटल बोर्ड को थोड़ी ना टेढ़ा कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसे घूम रही है। इज इट क्लियर? हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, तो एक्सिस जो है, एक्सिस मतलब समझ गए, ये जो एक्सिस है ये रहा, इसके अंदर अब तो यहाँ पे खाली जगह भी है, एक्सिस ऐसे है, यहाँ पर है। इज इट क्लियर? और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और इन द फाइंड द टाइम इन सेकंड आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टार्ट मोशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल, अज्यूम द ब्लॉक विल स्लाइटली स्मॉलर देन। और देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई में कई बार ये फिनोमिना आ चुकी है, कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखिए होगा क्या कि टेबल आपको दे रखा है कि भैया क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है। अभी स्टार्ट हुई है, इनिशियल ओमेगा 0 है। ठीक है, इनिशियली ओमेगा 0 है। ठीक है, क्लियर? और अल्फा आपका कांस्टेंट है 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आप टाइम टी पे ओमेगा निकाल सकते हैं बड़े आराम से। टाइम टी पे ओमेगा आएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियल ओमेगा तो 0 है, अल्फा की वैल्यू 1 टी, ये रहा, तो टी आ जाएगा, टी आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ओमेगा भी इधर है, अल्फा भी इधर है। अब असली गेम क्या है आपको ये समझना होगा कि इसका अच्छे से एफबीडी बनाना है। मैंने अगेन कहा अगर प्यार से एफबीडी बनाना है तो सारे काम हो जाते हैं। अब एफबीडी कैसे बनेगा और उस पर क्या बात होगी, वही सारी चीजें हमें डिटेल में जानेंगे। ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, इस ग्रुप में चल नहीं रहा है। आपसे शायद ये पूछा गया कि जस्ट स्लिप करने वाला हो तब बताइए। तो जस्ट स्लिप करने से पहले तो स्लिप नहीं हुआ होगा ना, तो ये इस पर स्टेशनरी है। क्वेश्चन ये क्लियर है? तो ये एक अलग प्रोफाइल है। हालांकि एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी था जिसमें ये चला है, जिसमें ये चला है। ठीक है, उसमें कोरिलेसिस फोर्स यूज हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन भी था, तो कोरिलेसिस फोर्स यूज हुआ है। लेकिन वो मैं ये मानता हूँ कि आपको अभी लास्ट मोमेंट पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब इतनी डिटेलिंग तो बात नहीं हो सकती। ईयर लॉन्ग होता तो फिर कोरिलेसिस भी बढ़ाते, सब बताते। ठीक है, या थोड़ा टाइम ज्यादा होता तो अभी तो बस इतना सा है कि उस क्वेश्चन में भी जेई का पैराग्राफ था, तो कोरिलेसिस उन्होंने खुद बता दिया था कि ये फोर्स है। उन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा ये टर्म आपको यूज करनी है। अब उसको आप फॉलो करके एफबीडी बनाते, सवाल हो जाता खत्म। कुछ नहीं था उस सवाल में भी।
अभी हम इस पे बात करते हैं, होगा क्या कि देखिए रोटेटिंग फ्रेम, पहली बात ये याद रखिएगा, इसमें ये डिस्क ऐसे है बाबू, ये डिस्क ऐसे है और यहाँ कहीं आपने ग्रूव बना रखी है और यहाँ ब्लॉक रख रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देख रखे हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको जब एक कार टर्न लेती है हॉरिजॉन्टल रोड पर और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है तो वो कब स्किड करेगी, वो सब सेम टाइप के सवाल है। तो ये बहुत सारी वैरायटी को कवर कर रहा है। ये ऐसे घूम रहा है बेटा, है ना, ऐसे, इस तरह से। तो अगर मैं इसका ये वाला एफबीडी बनाऊं तो एक नॉर्मल ऊपर लगेगा N1 और एक लगेगा MG। वो इस एफबीडी में नहीं दिखाई देगा। क्यों? देखिए दो तरह के यहाँ आपको दो व्यूज से सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्क ऐसे है, लेकिन ये जो फोटो दे रखी है ये ऐसे दे रखी है, ऊपर से देख रहा है कोई बंदा। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये वाली फोटो जो मैंने बनाई है सामने से, जो आपको कैमरे से नजर आ रही है, यहाँ कहीं ब्लॉक रखा हुआ है। तो एक नॉर्मल तो लगेगा इस फर्श से, और यहाँ एक दीवार बना रखी है, उसके बीच में ब्लॉक लगा रखा है। तो ब्लॉक उस दीवारों के बीच में ही चल पाए, तो एक दीवारों से नॉर्मल आएगा, दो नॉर्मल आएंगे। मेरी बात समझ गए? एक फर्श से आएगा, एक दीवार से आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है। तो ये रहा। इसमें अगर मैं दिखाऊं तो MG अंदर की तरफ है बेटा, MG हो जाएगा आपका अंदर की तरफ, और आपका ये N1 बाहर की तरफ। भाई 3D डायग्राम है, मैं बोर्ड पे 2D बना पाऊंगा तो दो डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा, अब देखिए घूम रही है। अगर ये डिस्क घूम रही है और आप चाहते हैं कि इस ब्लॉक की स्टडी करें, ठीक है, और डिस्क का घूमना, मतलब आप एक ऐसा ऑब्जर्वर सेट करें। वैसे तो ऑब्जर्वर हम बताते हैं कि भैया एक्सिस पर बैठे, ऐसा हो वैसा हो। अब हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट अगर मैं बताऊं तो ये डिस्क घूम रही है। अगर ये घूम रही है और आप उसका घूमना रोक कर ब्लॉक की स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे होता है ना कि भैया कार चल रही है, कार के अंदर ब्लॉक रखा हुआ है, अब आप उस कार को रोक कर ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने वेज को रोक कर ब्लॉक की स्टडी की थी, तो शूडो फोर्स लगाया था क्योंकि वेज लीनियर चल रहा था। तो अगर इस डिस्क के पास ओमेगा और अल्फा है तो आपको दो करेक्शन टर्म्स लिखनी पड़ेगी, दो करेक्शन टर्म्स लिखनी पड़ेगी अगर ये ब्लॉक चल नहीं रहा तो डिस्क के रेस्पेक्ट में। अगर ये डिस्क के रेस्पेक्ट में बाहर जा रहा होता तो एक और करेक्शन टर्म आएगी, कोरिलेसिस। उसकी जरूरत अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जेई जनरली उसे नहीं छेड़ता। जब छेड़ा भी तो उन्होंने पैराग्राफ में उसकी वैल्यू दे दी, आपको वो यूज करनी थी, ठीक है, डायरेक्शन के साथ सब कुछ, ठीक है। तो वो वहीं कर सकते हैं। अभी है क्या, दो करेक्शन टर्म्स आएंगी इसके पास, ओमेगा अल्फा दोनों है। ओमेगा होती तो एक ही करेक्शन टर्म आती है आपकी, अभी तो, और ब्लॉक चल नहीं रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। वो एक करेक्शन टर्म, एक तो आएगी बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये आप चाहे तो मैं इसको अगले डायग्राम पे यूज कर लेता हूँ, एक और डायग्राम बना लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां मैं N1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस तक में। N1 कितना आएगा मुझे बताएंगे? N1 आएगा MG, दैट्स ऑल। ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा। अगले डायग्राम पे चलता हूं। अब मैंने डिस्क को वर्चुअली स्टॉप कर दिया है, तो मुझे दो करेक्शन टर्म्स लिखनी पड़ेगी। एक आएगा मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, M ओमेगा स्क्वायर R। आर वार की वैल्यू पहले ही निकाल लेता हूं मैं, है ना। ये कितना है बेटा? 4, तो ये 5 मीटर हो गया। ये वाला एंगल कितना आएगा? ये 4 है, ये 3 है, तो 53 डिग्री आएगा। एंगल में भी मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये रहा। अब इसका अल्फा कैसे है मुझे बताएंगे? अल्फा ऐसे था, तो आपको दो करेक्शन टर्म लिखनी पड़ेगी, एक तो सेंट्रीफ्यूगल और एक इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर इस तरफ। अच्छा, ये ऐसे घूम रहा था क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, तो अल्फा इंटू आर का एक शूडो फोर्स आपको इधर लिखना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरफ, एम अल्फा आर, दैट्स ऑल। ये दो करेक्शन टर्म्स है जो ये ध्यान रखना। ये दो करेक्शन टर्म्स लिखिए बेटा मैंने, एक ये सेंट्रीफ्यूगल है। और ये टर्म जनरली बच्चे नहीं लिखते क्योंकि अल्फा देते ही नहीं है। जेई के जो नॉर्मल क्वेश्चंस है उसमें ओमेगा कांस्टेंट है, या आपने भी जो क्वेश्चंस देखे होंगे वो अच्छे क्वेश्चंस, वो भी ठीक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ओमेगा कांस्टेंट होती है, तो ब्लॉक कब स्लिप करेगा, किस ओमेगा पे स्लिप करेगा, ऐसे सवाल आते हैं। उसमें सर आप सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं, काम चल जाता है। लेकिन इस बार आपको अल्फा भी है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर होगा, तो आपको एक फोर्स और लगाना पड़ेगा, करेक्शन टर्म एम अल्फा आर, दैट्स ऑल। बाकी काम हो गया बेटा आपका, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट करने हैं। ये 53 डिग्री है तो ये वाला 37 हो जाएगा, ये वाला भी 37 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल सारे लिख देता हूँ। ये 53 डिग्री कंपोनेंट्स में ऐसे करने वाला हूँ, एक कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग, एक कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। तो कंपोनेंट्स कर लेता हूं, यही कर देता हूं। क्या आएगा? कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट इधर आएगा M ओमेगा स्क्वायर R। R की वैल्यू वैसे लिख दीजिए 5 मीटर, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। R की वैल्यू 5 है ही है, ठीक है। तो M ओमेगा स्क्वायर R, तो यह आएगा इस तरफ आएगा M ओमेगा स्क्वायर R कितना? cos 37,
ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इसी का ऊपर आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन 37 आ गया। फिर ये है ना, अलग अलग कलर्स का यूज कर रहा हूँ। ये तो मेन वैल्यू हो गई, ये कंपोनेंट्स है। इसका इधर कंपोनेंट आएगा एम अल्फा आर साइन 53, साइन 53, ठीक है। इसका इधर कंपोनेंट आएगा एम अल्फा आर कॉस 53, कॉस 53, ठीक है। इज इट क्लियर? ये रहा, दैट्स ऑल, ठीक है। ये रहा, एक इधर ऐसे और ऊपर नीचे, ठीक है। तो एक कंपोनेंट, तो एक 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 आपका नॉर्मल फोर्स आने वाला, ये कंपोनेंट नहीं है तो मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। एक आएगा बेटा नॉर्मल फोर्स दीवारों से N2। क्यों भाई? ये दोनों फोर्स बाहर की तरफ लग रहे हैं तो दीवार एक फोर्स लगाएगी। क्लियर? ये N2 है, ग्राउंड से N1 आ रहा है, ये रहा, तो N2 भी मुझे मिल जाएगा। अब जस्ट ये स्लिप करने वाला होगा, उस समय फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन वो किस तरफ लग रहे वाला होगा, ठीक है। देखो अल्फा कांस्टेंट है, आर फिक्स है, एम फिक्स है, cos 53 डिग्री फिक्स है, ये सारे फोर्सेस, ये सारी टर्म्स फिक्स है, तो मतलब ये कांस्टेंट है, ये समय के साथ बढ़ता जाएगा, ओमेगा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये फोर्स बढ़ता जाएगा। तो फ्रिक्शन इधर की तरफ आएंगे दोनों, एक दीवार से आएगा और एक फ्रिक्शन आपका आएगा फर्श से, तो दोनों फ्रिक्शन इधर आएंगे। मैं फ्रिक्शन भी ड्रॉ कर देता हूँ, एक F1 और एक F2, दैट्स ऑल, खत्म बात। तो प्यार से एफबीडी बनाना है, और इसमें मैंने आपको एक चीज कही, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप टेबल को रोक दीजिए, टेबल के फ्रेम में, मतलब इसे हम इस तरह से ऑब्जर्वर बैठाएंगे कि भैया अब मेरा ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में घूम नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको दो करेक्शन टर्म्स लेनी है, एक सेंट्रीफ्यूगल, और अगर इसके पास अल्फा भी है तो अगर अल्फा ऐसे है तो अल्फा आर मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब दो करेक्शन टर्म्स चाहिए होंगी। ये दो करेक्शन टर्म्स लिख दी मैंने कंपोनेंट्स कर दिया। अच्छा, इसके अलोंग ब्लॉक चल सकता है, इस ग्रूव के अलोंग, दीवारों में तो नहीं घुस जाएगा, ठीक है। तो मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, इधर इधर, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये जो फोर्स आया है इसके ऑपोजिट एक दीवार से नॉर्मल आएगा। क्लियर? और अब ऑब्वियसली बात है कि ये फोर्स टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि ओमेगा टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो बाहर की तरफ फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ये ब्लॉक बाहर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन, एक आएगा फर्श से, एक आएगा दीवार से, F1 F2 वो मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है, दैट्स ऑल क्लियर। तो अब हम इसमें कुछ बात करते हैं, मेरे हिसाब से पिछले में तो ये लिख ही चुका हूं, तो इस बार कुछ बातें कर लेते हैं। क्या क्या होगा, ये सब डायग्राम वायग्राम बन चुके हैं पीछे, ठीक है। चलिए क्या क्या आएगा, पहला मैंने एक तो मैंने लिख दिया N1 किसके बराबर है बेटा, mg, वो तो पिछले पेज पे लिख दिया, वापस लिख देता हूँ। N2 कितना आएगा, N2 आएगा मेरा m ओमेगा स्क्वायर आर, तो m ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा 5, साइन 37 3/5 हो जाएगा, प्लस m अल्फा आर 5 इंटू साइन 53 4/5। यहाँ से काम कीजिए, कॉमन ले लीजिए, मैंने आर की वैल्यू इसीलिए लिखी क्योंकि ये 5 कट जाएगा, गंदगी दिखेगी नहीं, तो m कॉमन ले लिया तो 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है, ओमेगा की वैल्यू थी t और अल्फा की वैल्यू थी 1, ठीक है। तो चलिए मैं अभी तो ये लिख देता हूँ, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। अब आप इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, N2 क्या आ जाएगा, m इंटू ओमेगा, तो 3t स्क्वायर प्लस 4 भाई अल्फा, और ये मैंने वैल्यू रख दी। पीछे मैं इसको आराम से, मैं बहुत आराम से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, 5 कट गया, m कॉमन ले लिया, 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दैट्स ऑल। N2 आ गया, और जस्ट स्लाइड होने की कंडीशन पे क्या होगा, जस्ट स्लाइड होने की कंडीशन पे, जब ये जस्ट स्लाइड होने वाला होगा तो बाहर जो भी फोर्स लग रहा है वो इन फोर्सेस से जस्ट बराबर होगा, और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर आर, वही आर की मैं वैल्यू भी लिखता चलूं 5, और cos 37 तो 4/5, ठीक है, बराबर अंदर की तरफ क्या लग रहा है, m अल्फा आर की वैल्यू 5 और ये 3/5, है ना, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है, प्लस F1 होगा मेरा म्यू N1, ये होगा म्यू N2। म्यू की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0.5 को मैं हाफ लिख देता हूँ, ठीक है, N1 N2 की वैल्यू लिख दूंगा, यहाँ से 5 कट गया, 4m ओमेगा की जगह लिख दिया t। अच्छा, ओमेगा की जगह t कैसे लिख दिया मैंने यहाँ बता दिया, ओमेगा, अच्छा v इक्वल टू u प्लस टी लगाया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इनिशियल ओमेगा 0 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, टाइम t है, दैट्स ऑल। तो आ गया दिस,
बराबर यहाँ m, यहाँ 5 फिर कट गया, r की वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है। तो 3 अल्फा इंटू 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो 1 थी, है ना, दैट्स ऑल, प्लस म्यू, म्यू कॉमन ले लिया, उसकी वैल्यू हाफ, n1 की वैल्यू लिखो बेटा mg, प्लस n2 की वैल्यू लिखो m 3t² + 4। बस काफी हद तक सॉल्व हो गया, खत्म। m थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, m थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, या हाफ भी इधर मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। क्या हो जाएगा 8t² बराबर यहाँ कितना बचा 6, m काट दिया मैंने, प्लस हाफ मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, m काट ही चुका हूं तो g मतलब 10 प्लस 3t² + 4, ठीक है, दैट्स ऑल। ये आंसर आना चाहिए। क्या आ गया मुझे बताइए, 8t² में से 3t² गया तो 5t² बराबर इधर कितना बचा 6 10 16, 16 और 4 20, तो यहां से t² आ गया आपका 4, तो t आ जाएगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इज द आंसर, 2 सेकेंड इज द आंसर, खत्म बात, 2 सेकेंड इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो अब आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा कि अगर कोई चीज घूम रही है, घूमते फ्रेम में कोई चीज अगर आपने रख दिया, कोई कार घूम रही है जिसके पास ओमेगा भी है अल्फा भी है, तो उस कार के फ्रेम में जाके कैसे सॉल्व करना है, तो कार की फ्रेम में जाना है तो अगर आपको एक ओमेगा लगाना है, एक सेंट्रीफ्यूगल लगाना है, एक m इंटू ए टी वाला भी शूडो लगाना है, तो m, अच्छा बच्चे बोलते हैं ये अल्फा आर कहाँ से आया, तो ए टी बराबर अल्फा आर होता है, ठीक है, m अल्फा आर, दैट्स ऑल। ये 2 लगाने हैं, काम हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की सेंटर से डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर सेंटर से डिस्टेंस चेंज हो गई तो फिर आपके कोरिलेसिस वगैरह के भी फंडे आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मैं फ्रेम से हट जाता हूँ। अगला क्वेश्चन, अ मास 1 kg, ठीक है, which is free to move, ठीक है, which is free to move on a horizontal frictionless surface is attached to one end of massless string that wrap partially around frictionless, ठीक है। ये सारी चीजें दे रखी है, पढ़िए क्वेश्चन, मैं भी पढ़ता हूँ। अच्छा जब तक मैं एक और बात कर लेता हूँ, एक मिनट साइड हो जाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से। एक और बात कर लेता हूँ, कुछ बच्चे होगा, जैसे बहुत सारे बच्चों का तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कुछ बच्चों का ये होता है कि सर थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ, पूरा टॉपिक बता दो, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है उनका, है ना, या सर ये समझ नहीं आ रहा सर, ये सेंट्रीफ्यूगल, मैंने हल्का फुल्की बात करके आगे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ी थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप जे एडवांस के लिए ठीक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है ना। आपने कहा कि नहीं सर मैंने सिर्फ बोर्ड की तैयारी की है, और तो बेटा फिर ये कैसे एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, एडवांस के सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, फिर अभी भी कंसर्न आता है कि सर बेसिक से बता दो ना तुम लोग। मैं बताता हूँ, हमेशा एक चीज पे मैं स्टिक रहता हूँ कि यार कभी दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हें 10 दिन में IIT एडवांस सीखनी है, वो भी A फॉर एप्पल से, B फॉर बेबी से, क्या बराबर MA कैसे लगाते हैं सर, एक बार ये सिखा दो पहले सर। स्ट्रिंग कंस्टेंट आया, मैंने काम की चीज बता दी, वेज पे ब्लॉक आया तो कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिया। अब वो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वाला आपको आइडिया हो, मैंने कुछ नया सिखाया एडवांस लायक, क्या आपको ये पता है कि वेज पे ब्लॉक है बराबर MA है, आपने कहा सर जेई मेंस लेवल पे ठीक ठीक तैयारी थी, अब एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो तभी तो काम बनेगा ना। तो मैं उसको वहां से यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तो कतई नहीं ले जा सकता, असंभव है 10 दिन में। ऐसे होता तो बेटा एडवांस हर कोई दुनिया फोड़ के बैठी होती, ऐसे एडवांस पूरी दुनिया में बदनाम नहीं होता, ठीक है। फिर बदनाम थोड़ी होता कि भैया पेपर आता है 10 दिन में भाई साहब, जीरो से फिर एकदम हीरो, नहीं, यहाँ हो आप जेई मेंस में ठीक परफॉर्म किए हो, काफी कुछ सीखे हो, उसके बाद में यहाँ ले जा रहा हूँ एडवांस, ये जो बचा हुआ पार्ट है वहां। चलिए क्वेश्चन सोचते हैं क्या है। अब देखिए, अ मास ऑफ 1 kg विच इज फ्री टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, हॉरिजॉन्टल अगेन देखिए, ये ऐसे मोशन नहीं हो रहा, ये ऐसे मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अब बोर्ड पे तो ऐसे ही ड्रॉ होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग दैट रैप पार्शियली अराउंड अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल पोल। पार्शियली का मतलब है पूरी तरह से इस पे लपेटी नहीं गई, थोड़ा सा हिस्सा है जो दिख भी रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक इस पोल पर है, ये पोल है, मतलब समझ जाइए जैसे पानी की बोतल है, ये पोल ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे है,
यहाँ एक पत्थर है, नीचे फर्श है, पत्थर है, यहाँ रस्सी है और यहाँ मेरा हाथ है शायद, ये ऐसे, ठीक है। तो ये पत्थर जमीन पर चल रहा है, जमीन पर, और इस पोल के थ्रू ये रस्सी लिपटी हुई है, ठीक है। आप इस बोतल को जमीन पे रख दें, एक ब्लॉक बांध के रस्सी से अपने हाथ से ऐसे चलाएं, ये आपको फील होना चाहिए, ठीक है। It attaches to one end of massless string that wrap partially around a frictionless vertical pole of radius r, ठीक है। See the top view in the figure, देखो साफ साफ देख रहा है, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहा है, टॉप व्यू का मतलब है ऐसे ऊपर से कोई बंदा देख रहा है, तो पोल तो एक सर्कल जैसे ही नजर आएगा। You hold to the another end of string at t is equal to 0, mass has speed v naught in the tangential direction, ठीक है, along the dotted circle of radius r as shown। उन्होंने कुछ दिखाया है, उन्होंने कहा कि ये बंदा एक r रेडियस के सर्कल पे चल रहा है, सेंटर ऑब्वियसली बात है का यहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन का डायग्राम अलग कर दिया, ये सेंटर यहीं दिखाई दे रहा है, इसकी स्पीड है बेटा यहाँ पर टेंजेंशियल, मतलब इस सर्कल के ऐसे v नॉट है, ठीक है। चलिए ये रहा डायरेक्शन। योर टास्क इज टू पुल द स्ट्रिंग सो दैट मास कीप मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इफ एट इंस्टेंट टी फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑन द स्ट्रिंग इज एफ नॉट 2 न्यूटन, देन फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए आर बराबर दे रखा है 2r/√3, ठीक है, मतलब ये स्मॉल आर तो पोल की रेडियस और कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, इस पर फोर्स लग किधर रहा है मुझे बताइए, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और टेंशन लग रही होगी, लेकिन ये घूम इसके अलोंग रहा है। क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना है लेकिन है बहुत लल्लू, ठीक है। ये सेंटर है बेटा इस सर्कल का, यहां से अगर मैं टेंजेंट को मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये 90 डिग्री होगा। ये वाली डिस्टेंस दे रखी है आपको स्मॉल आर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं यार, इसको मिटा देता हूं। ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल आर, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर है, ठीक है। ये रहा, तो यहां से मैं एंगल शेंगल तो निकाल ही सकता हूँ थीटा, यहां से मैं एंगल शेंगल तो निकाल ही सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। और इस मोमेंट पे दे रखा है टास्क इज टू पुल एट एनी इंस्टेंट टी फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग इज 2 न्यूटन, ठीक है। अगर 2 न्यूटन लग रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए। एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही वैसा नहीं हो गया एकदम सा, मुझे लग रहा है ये तो ज्यादा, सिर्फ ये भी जेई ऐसे बहुत सारे सवालों में करती आई है कि दिखने में बहुत गंदा लगता है क्वेश्चन, दिखने में बहुत गंदा लगता है लेकिन होता बहुत लल्लू है, ठीक है। ये रहा दिखने में, जबकि ये मेरे को बहुत लल्लू लग रहा है, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं। मुझे जो लग रहा था क्वेश्चन बहुत वैसा है लेकिन बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, उनसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, टाइम टी पे कुछ पूछते कुछ करते तो ये क्वेश्चन फिर भी और थोड़ा खतरनाक बनता है। मुझे बताइए इस तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल होगा और इस तरफ जो भी फोर्स आएगा वो आपका वो टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो टाइम टी पे कुछ पूछते तो फिर तो मैं टेंजेंशियल भी यूज करता, सिर्फ सेंट्रीपिटल पूछा है तो बहुत लल्लू है। इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा मुझे बताएंगे, टी कॉस थीटा, इस तरफ कंपोनेंट टी साइन थीटा। भाई टी जो है, टेंशन जो है देखो इस पॉइंट की तरफ लग रही है, सेंटर की तरफ नहीं लग रही, तो मैंने टेंशन के दो टुकड़े कर दिए, एक सेंटर की तरफ, तो इस एंगल को थीटा मान लूं, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। और ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा बराबर, टी कॉस थीटा बराबर क्या, टी कॉस थीटा बराबर एम इंटू ए सी, उन्होंने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछा, दैट्स ऑल। ए सी बराबर आ जाएगा टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम, दैट्स ऑल। इसमें से ज्यादातर वैल्यू उन्होंने दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है। आप बोलेंगे सर कैसे, जो हैंड जितना फोर्स लगाएगा उतनी टेंशन होगी, भाई हाथ जितना इस पर फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग पर उतनी टेंशन होगी, दैट्स ऑल। और क्या भाई, ये तो हम जानते ही हैं, रस्सी को हम जितने से खींचेंगे रस्सी मुझे उतने से खींचेगी, तो टेंशन तो उन्होंने दे ही रखी है। एक तो उन्होंने दे रखा है, तो क्या है गिवन, एक तो टेंशन 2 न्यूटन दे रखी है, मास दे रखा है बाबू 1 kg ऊपर दे रखा है, कॉस थीटा भी इस ट्रायंगल में आ जाएगा। कॉस थीटा इस ट्रायंगल में क्या पता चल जाएगा मुझे बताओ, ये हाइपोटेनियस है, साइन थीटा पता चल जाएगा। साइन थीटा कितना है इस ट्रायंगल में मुझे बताइए, साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, साइन थीटा आएगा r बाई कैपिटल आर,
कैपिटल आर की वैल्यू रख दो, यहाँ कहीं उन्होंने कैपिटल आर का रिश्ता दिया था 2r/√3, तो √3/2, ठीक है। तो थीटा कितना आएगा मुझे बताएंगे, 60 डिग्री, दैट्स ऑल। तो थीटा भी पता है मुझे, थीटा 60 डिग्री है यहाँ पे, बस वैल्यू लिखनी है, ए सी आ जाएगा मेरा यार। ये तो बहुत ही बच्चा वाला सवाल हुआ, डरावना दिख रहा था, है नहीं। cos 60 डिग्री, मास है 1, फिर तो 1 आ जाएगा, दैट्स ऑल, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अब आपसे पूछा जाता है इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, स्पीड क्या होती, तो वो हम कर सकते हैं। स्पीड क्या होती, मान लीजिए ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। स्पीड क्या होती, तो AC को मैं क्या लिखता हूँ, v²/r, r रेडियस पे घूम रहा है ना, v²/r, ठीक है, बराबर 1। तो यहाँ से v² आ जाता है इस समय स्पीड। रेडियस उन्होंने दे रखी है क्या कहीं मुझे, नहीं दे रखी, तो स्पीड मेरी आ जाती है यहाँ से v बराबर √r। अब r की अगर वो वैल्यू दे देते तो इस समय स्पीड भी बता देता, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। टेंशन ऑब्वियसली बात है कि आपको वेरिएबल रखनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर टेंशन क्यों वेरिएबल रखनी पड़ेगी, देखिए टेंशन आपको इसलिए वेरिएबल रखनी पड़ेगी कि टी कॉस थीटा फिक्स कंपोनेंट है, उसमें थीटा फिक्स है, थीटा तो 60 डिग्री आ गया, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड देखो, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है तो स्पीड इसकी समय के साथ बदलती जाएगी, और समय के साथ अगर बदलती जाएगी स्पीड तो AC बदलता जाएगा। तो ये तो किसी मोमेंट पर बोला है इन्होंने, इसीलिए बहुत जल्दी निपट गया, वरना और अच्छा क्वेश्चन बन सकता था कि भाई हमें फोर्स टाइम टी पे क्या लगाना पड़ेगा बताओ, इस तरह से, या और चीज़ें, स्टार्टिंग वेलोसिटी ये थी, तो वो सब उस हिसाब से फिर चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है। क्लियर है, अभी तो बहुत आराम से इस मोमेंट पे वेलोसिटी पूछा था तो ये कर लेते। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट x बराबर 3 मीटर एंड y बराबर 6 मीटर अलॉन्ग द कर्व y इज इक्वल टू ax² माइनस bx वेयर a इज इक्वल टू 2 मीटर, b बराबर 4। द सब्जेक्ट फोर्स दे रखा है cxy i कैप प्लस dj कैप, ठीक है, वेयर c बराबर 10 एंड d बराबर 15, कैलकुलेट द वर्क डन। देखिए पहली बात है कि आपको यहाँ अब डब्ल्यू पे के क्वेश्चन चालू हो गए। वर्क डन आपको पता है क्या होगा, मुझे बताएंगे। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन f.ds, ठीक है, यहीं पे बात करते चलेंगे। पहला सवाल आया तो यही बात कर लेते हैं। ds को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फोर्स आई जे के में है तो देखिए आई जे के भी होता। देखिए मैं हमेशा कहता हूं अपने काम से काम रखो, ठीक है। फोर्स अगर x डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट देखेगा, y डायरेक्शन में तो y डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट देखेगा, z डायरेक्शन में तो z डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट देखेगा। तो आई कैप को dx से मल्टीप्लाई करो, x में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx होगा ना, तो यहां क्या होगा, आई कैप से dx मल्टीप्लाई होगा, तो cxy dx। जे कैप किससे मल्टीप्लाई करो, dy से। अच्छा ये d कोई कांस्टेंट है, dy, दैट्स ऑल। और आपका z में तो कुछ है ही नहीं, दैट्स ऑल, ये रहा। मैं हमेशा कहता हूं आई कैप को dx से, जे कैप को dy से। भाई आई कैप वाला फोर्स सिर्फ x डिस्प्लेसमेंट देखेगा, वो y और z क्यों देखेगा, क्यों भाई, x डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका dy के कारण वर्क डन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। dz के कारण भी नहीं आएगा, इसी के कारण आएगा, दैट्स ऑल। क्लियर। अब आप चाहें तो पहले इन सब की वैल्यू रखते हैं यार। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो 10xy dx प्लस यहां पे ये d अलग है, ये 15 dy, दैट्स ऑल, ये रहा। दूसरा पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, ये पार्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन यही दाग चुके हैं, एडवांस वाले दाग चुके हैं, ठीक है। मैं अगर आपको डिस्प्ले करूं तो मेरे हिसाब से वो अच्छा सवाल भी था कुछ, ठीक है। एडवांस के कुछ क्वेश्चंस रखे भी है मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए, ये रहा। यहाँ पे शायद ऐसा कुछ था कि पार्टिकल जो है वो ए से शुरू होके, पार्टिकल इज मूव अलोंग पाथ ए बी सी सी डी डी ई एफ, यहाँ से शुरू हुआ था पार्टिकल, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से ऐसे चलते 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 वो बी पहुंचा, बी गया, फिर वो बी से सी गया, ठीक है। और ये रहा, आसान सवाल था, अच्छा सवाल है, ठीक है। फिर ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये लास्ट में वापस ऐसे चलते 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 फाइनली आ गया, ऐसे फाइनली आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने इसमें वर्क डन पूछा था, क्लोज लूप है, वर्क डन आ रहा है, इसका मतलब ये मतलब अगर कंजर्वेटिव होता तो जीरो आता है भाई, कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ दिया है। फोर्स क्या दिया है मुझे बताएंगे, फोर्स उन्होंने दे रखा है अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप।
मैं इस क्वेश्चन की भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने यहाँ अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, -1, तो मैं वैल्यू रख ही देता हूँ -1 माइनस वाई आई कैप, क्योंकि मुझे लगता है कि वैल्यू रख ही दो, जल्दी से बढ़िया रहता है। -2 अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस एक्स जे कैप, ये फोर्स दे रखा है। तो इसका वर्क डन क्या आएगा, तो आई कैप को आई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो -y/dx -2x dy। अब ये इंटीग्रेट हो नहीं सकता, मुद्दा क्या है, dx के साथ y फंस गया, dy के साथ x फंस गया, तो इसमें अब आपको पाथ की इक्वेशन चाहिए। तो ये भी मैं जेई का एक सवाल आपको हिंट दे रहा हूँ, सेम उसी टाइप के, और इस टाइप के सवाल और भी आए हुए हैं, ये रिसेंटली मतलब 2019 का आया सवाल है। क्या, अब आपको कर्व की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये फालतू की गंदगी, y dx, देखो आई कैप के साथ dx करना है और जे कैप के साथ भैया क्या करना है, dy, दैट्स ऑल, फिनिश, क्लियर कट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इसमें ये पार्ट डिपेंडेंट वर्क डन होता है, और ये एडवांस वाले ही ज्यादा खेलते हैं। पार्ट डिपेंडेंट कैसे, भाई देखो, यहां ये इंटीग्रेट तब तक नहीं होगा जब तक कि y इन टर्म्स ऑफ x ना मिल जाए। y इन टर्म्स ऑफ x को ही पाथ बोलते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे, y बराबर 4x², आप बोलेंगे हाँ सर ये y और x में रिश्ता है, तो ये पैराबोलिक पाथ है। y बराबर 4x+3, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। y और x का रिलेशन ही तो आपका मैथ्स का कर्व की इक्वेशन होता है, y sin x, y ln x, y ex, ये रिश्ता। तो y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए जब तक ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा। तो अब हम इसे अलग अलग पाथ पे करेंगे। तो ए बी पाथ पर आप इंटीग्रेट करेंगे, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन करना है। ए बी पाथ की इक्वेशन क्या है, ए बी पाथ मुझे लग रहा है कि इसमें आपका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, y की वैल्यू 1, इसकी y की वैल्यू है 1। अरे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये तो लिखनी आती है, एक्सिस के पैरेलल, और dy 0 है। अब बोलेंगे सर dy 0 क्यों है, y1 कांस्टेंट है। अब इसकी हेल्प लेके यहां लिखो, ये खेलना था आपको हर छोटी छोटी चीज की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। y की वैल्यू 1, तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस, ठीक है, ये माइनस तो कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन y की वैल्यू है 1 इंटू डी एक्स प्लस 2dx इंटू डी वाई की वैल्यू है 0, दैट्स ऑल, खत्म। अब ये इंटीग्रेट हो रहा है, देखो ये तो 0 हो गया, बाहर में गया, ये 1 dx का इंटीग्रेशन। अब dx की लिमिट रख दो, x की लिमिट रख दो, तो x की लिमिट यहां पर x कोऑर्डिनेट है 0, यहां पर x कोऑर्डिनेट है 1, दैट्स ऑल। तो x में x की लिमिट आ जाएगी, तो 0 से 1 x की लिमिट रखनी है, y की नहीं, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन हो रहा है। माइनस एज इट इज, और 1 dx, तो x dx का इंटीग्रेशन x 1 माइनस 0, दैट्स ऑल। ये तो 0 हो गया, अरे ये टर्म 0 बन गए भाई, 2x इंटू 0, दैट्स ऑल। ऐसे ही आप BC में इंटीग्रेट करेंगे, एक और करके दिखा देता हूं। BC में x की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, घटा देता हूं यहां से, इसकी x की वैल्यू है 1 यहां से यहां तक, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो dx 0 आएगा। तो आप वापस इसमें रखिए, आइए, w बराबर माइनस, यहां पर मैंने dx 0 रखा, तो ये वाली टर्म तो 0 बन गई, प्लस यहां रखा तो 2x, x की जगह रख दिया 1, 2dy। अब याद रखिएगा dy की लिमिट, मैं एक और क्यों करके दिखा रहा हूं, लिमिट प्यार से रखिएगा, इनिशियल लिमिट y की वैल्यू 1, ऐसे नहीं रखना था छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू ना, इनिशियल b है, फाइनल c है, ये 1 है, ये हाफ है, तो 1 से हाफ, क्योंकि अगर जो आएगा अपने आप आएगा आंसर। बी से सी गए तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, इसका हाफ। आप बोलेंगे सर y की लिमिट क्यों रख रहे हो, क्योंकि dy का इंटीग्रेशन हुआ है, 2 dy का इंटीग्रेशन y हाफ माइनस 1, तो अंदर आ गया आपका माइनस हाफ, ये आ गया +1 जूल, ऊपर आया -1 जूल, ये आया +1 जूल। अब इस तरह से आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं, जैसे सी डी की इक्वेशन हो जाएगी आपका y की वैल्यू हाफ और dy की वैल्यू 0, लेकिन इसमें लिमिट जब रखोगे x की तो 1 से हाफ रखोगे, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पूरा। ये पूरा जेई का सवाल था, अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम भी ले रहे हैं, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। आपके लिए अगेन मैंने सारे जो है वादा किया है कि भैया ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ठीक है, ब्लैंक, इट्स अ ब्लैंक क्वेश्चन। आपको एक हिंट चाहिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ दिए कि ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहां पर, कहां गया ये रहा सवाल, ठीक है,
ये रहा क्या है। अब इसमें भी आपको इक्वेशन चाहिए, और इस बार उन्होंने इक्वेशन बहुत आराम से दे रखी है। मुझे इक्वेशन दे रखी है कि ये इक्वेशन है, मेरे को y यहाँ तो देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा बड़े आराम से। इसमें मुझे कोई लोचा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। बस यही कहना चाह रहा था कि इनमें कर्व की इक्वेशन यूज करनी होती है, तो वो मैंने आपको जेई का क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। x इंटू वाई की वैल्यू, y भी मैं थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है, ए की वैल्यू है 2, ये क्या होता है जेई की स्टाइल है, बाद में इसकी वैल्यूज देते हैं। बी की वैल्यू 4 माइनस 4x, यही लिख दो ना यार, 2x स्क्वायर माइनस 4x। बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, 2x स्क्वायर माइनस, बच्चा क्या, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, वैल्यू रखो, फिर इतने में मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। dx प्लस 15 dy। अब देखो, अब ये बहुत आसान हो गया, इसमें पूरा टर्म x में है, इसमें पूरा टर्म y में। x में x की लिमिट रख दो फ्रॉम ओरिजिन टू दिस, तो 0 to 3 और 0 to 6, दैट्स ऑल, सवाल खत्म। तो ये एक पार्ट करवाया बस, और वो जेई में बहुत सारे पार्ट्स का कॉम्बो था, तो मैंने एक चीज ले ली, और ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, वेरिएबल जिसे बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप आगे कर लेंगे यार। 10, ठीक है, तब भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ कितना आएगा मुझे बताइए, 10 इंटू यहाँ कितना आया, 2x³ आया ना, x³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x की पावर 4/4, ठीक है। 2 तो x की पावर 4/2, ठीक है, मैं लिमिट बाद में रख दूंगा, माइनस यहाँ 4x² आया, तो 4x³/3, वैल्यू देख लेंगे लास्ट में। और अभी इसमें लिमिट रखनी बाकी है 0 से 3, प्लस यहाँ तो 15 बार और dy का इंटीग्रेशन y, इसमें तो लिमिट रख ही देता हूँ, क्या आएगा 10। अब यहाँ वैल्यू रखिए, 3 की पावर 4 तो 81/2, माइनस 4/3 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1590, खत्म। कितना आने वाला भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कट जाएगा 80, अभी कैलकुलेशन आते ही फिर गड़बड़ हो जाती है, 5 40 405, माइनस 3 कटा तो 4 इंटू 9, ठीक है, इंटू 10 तो 360 प्लस 90, ये आंसर आना चाहिए कैलकुलेशन में, फिर अभी दोबारा देख लूंगा, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा, 405 में से 360 गया तो 40 45 45 प्लस 90, 135 जूल। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी, एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 81 या 90 आ जाएगा, और 2x³ तो x की पावर 4/4, तो एक कट गया 2, और 4x² तो 4x³/3, ठीक है, और ये 15 dy, ठीक है। x की लिमिट 0 से 3, 27 तो 9 36 36 360, ये वैल्यू सही है। 81/2 इंटू 10 तो 405, ये भी सही है, प्लस 90, ठीक है, तो 135 जूल। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी, है ना, चलिए देखते हैं। A horizontal plane support a stationary vertical cylinder of radius r and a disc attached to the cylinder by horizontal thread AB of length L0, ठीक है। टॉप व्यू एंड इनिशियल वेलोसिटी V0 इज, अच्छा ये एरोडो का सवाल है ना, क्योंकि अच्छा मैं पहले साइड में आ जाता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, लेट्स सी। V0 is imparted as this shown. How long does it move along the plane until it strike against the cylinder? The friction is assumed to be absent. ठीक है, ये कितना चलेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अच्छा देखिए, अगेन वही पाइप वाला सवाल है, जैसे ऐसे मान लीजिए वही खूंटा गाड़ दिया, अरे एक पाइप है, पाइप है ना, जैसे पोल लगे हुए होते हैं, यहाँ पर एक रस्सी बांधी, यहाँ से एक पार्टिकल को इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंक दिया V0 स्पीड से, तो जैसे धीरे धीरे रस्सी ऐसे लिपटती जाएगी, ये यहाँ से ऐसे, थोड़ी देर बाद रस्सी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, फिर ये रस्सी ऐसे कहीं यहाँ लिपट जाएगी, ऐसे घूमते घूमते। जैसे आप एक काम कीजिए, एक पत्थर लीजिए, धागा बांधिए और ऐसे घुमाइए, टक 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 टक, और ऐसे बीच में हाथ आ जाए, तो हाथ भी एक पोल की तरह ही है, पत्थर लग ना जाए, ध्यान रखना।
तो ये वो जो धागा है, जैसे मान लीजिए ऐसे घुमा रहा हूँ और ये पेन बीच में आ गया, तो वो धागा इस पेन के चारों ओर लिपटना चालू हो जाएगा धड़-धड़, ठीक है? और फिर जाके इस पेन पे टकरा जाएगा, इस पोल पे टकरा जाएगा। यही कहानी है इस क्वेश्चन की, है ना? लेकिन इस बार ये है कि ग्रेविटी-वेविटी इन्वॉल्व नहीं करनी, क्योंकि ऐसे जो एग्ज़ाम्पल लिया उसमें तो ग्रेविटी भी है। लेकिन ये सब कुछ स्मूथ प्लेन में दिया है, मतलब एक खूँटा गाड़ दिया, प्लेन गाड़ दिया, यहाँ से एक रस्सी बाँध के एक पार्टिकल को ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया, ताकि mg को वो नॉर्मल बैलेंस कर दे। फ्रिक्शन-विक्शन कहीं है नहीं, शायद मेरे हिसाब से स्मूथ है, फ्रिक्शन टू बी अपसाइड, ठीक है? तो ऐसे घूमते, घूमते, घूमते ड्रर्र करते हुए ऐसे जाके टकराएगा। क्लियर है? चलिए, है ना? ये मेरे हिसाब से सीन है। इसकी रेडियस r है, लेंथ L0 है। तो मेरे को क्वेश्चन का डायग्राम चाहिए होगा बनाने के लिए, ठीक है? यहां से रस्सी ऐसे थी, है ना? ये रही स्टार्टिंग में रस्सी, ऐसे कहीं थी, यहाँ कहीं होगी, है ना? ये रहा। क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। लेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू, ये स्टार्टिंग में रस्सी ऐसे थी, ठीक है? यहाँ पर आपने एक कोई पार्टिकल था, उसको यहाँ से मतलब v0 स्पीड से फेंक दिया और ये परपेंडिकुलर फेंका गया, ठीक है? ये रहा। और ये वाली लेंथ दे रखी थी आपको L0। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद रस्सी ऐसे लपट के यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, ऐसे। ये रहा, इतना पोर्शन ऐसे लपट गया होगा, ठीक है? ये रहा, ये यहाँ पहुंच गया होगा, ऐसे जो भी इसका पाथ रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये अब सिलेंडर के, ओवरऑल सिलेंडर के पास आता जा रहा है, ठीक है? यहाँ ये यहां से ये अगर मैं देखूं यहां तक, ये ऐसे एंगल बनाएगा, यहां तक ये रहा, ठीक है? चलिए, ये रहा। ये मान लीजिए, अच्छा यहां पर ऐसे आपकी रस्सी लिपट चुकी है, ये वाले पोर्शन पे रस्सी लिपट चुकी है, और यहाँ ये रस्सी ऑब्वियसली बात है टेंजेंशियली होगी, यहाँ भी रस्सी इसके टेंजेंशियल होगी। अरे जब रस्सी ये सिलेंडर, ये तो यहाँ इसके टच में आ गई है, और अगेन अब यहाँ से टेंजेंशियली निकल रही होगी ऐसे, ठीक है? ये रहा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, और ये रहा, ठीक है? ये कितना घुमा होगा, ये कितना घुमा होगा, तो जितना लाइन ये घूमेगी उतनी लाइन ये घूमने वाली है, ठीक है? ये भी थीटा ही एंगल आएगा। अब बोलेंगे सर क्यों? ठीक है, यही क्वेश्चन की पहली चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है? देखिए थीटा क्यों, आप ऐसे सोचिए, बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक है? ये सर्कल, ये टेंजेंट। टेंजेंट अगर थीटा घूमी, चलो यहाँ है ये टेंजेंट, टेंजेंट मेरे हिसाब से ब्लैक पेन नजर आ रहा है। अगर मैं इसे टेंजेंट को 90 डिग्री घुमाऊं, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल ही बनेगा। तो रस्सी यहाँ से लपटना चालू हुई है, रस्सी घूमी, मान लीजिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये जो अपनी डिस्क थी, ठीक है? रस्सी यहाँ से लिपटना चालू हुई है, ये रहा, ये एंगल है, यहाँ तक लिपट गई है रस्सी, ये एंगल थीटा आया। तो टेंजेंट जितना घूमी होगी उतना ही तो रेडियस भी घूमी, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे कह लो। ये है मेरा हाथ है रेडियस, और ये ब्लैक पेन जनरली नजर नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं। ये है रेडियस, ये है टेंजेंट। रेडियस अगर थीटा घूमी, ये रेडियस अगर थीटा घूमी, तो टेंजेंट भी थीटा घूमेगी, हमेशा 90 डिग्री है, तो ये थीटा घूमी, ठीक है? इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? r। तो ये वाली जो लेंथ आने वाली है, ये जो जो रस्सी यहाँ पर लिपट गई होगी, उसकी लेंथ r थीटा आने वाली है, r थीटा, है ना? आर्क लेंथ r थीटा। तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी मुझे बताएंगे? L0 माइनस r थीटा, ये वाली लेंथ r थीटा यहाँ तक मतलब लिपट चुकी है, ठीक है? और रस्सी यहाँ से टेंजेंशियली बाहर जा रही है, ठीक है? इज इट क्लियर? इसको छोड़ते हुए, बिल्कुल ठीक है, दैट्स ऑल। ये रहा। अब देखिए टेंशन लग किधर रही है मुझे बताइए? टेंशन लग रही है परपेंडिकुलर, टेंशन ये रही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है इसके, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, सिर्फ क्या चेंज करेगी? डायरेक्शन। सिर्फ क्या चेंज करेगी? डायरेक्शन। अब अगले मोमेंट पे भी अगर आप देखेंगे, अगले मोमेंट पे इस स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी, अगले मोमेंट पे भी टेंशन इसके परपेंडिकुलर ही रहने वाली है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए इवन हर बार अभी अभी
इसका सेंटर ये है, इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन है, बाद में इस पॉइंट के अबाउट होगा, अभी इस पॉइंट के अबाउट है। छोटे छोटे सर्कुलर मोशन है, छोटे छोटे सर्कुलर मोशन है। अभी यहाँ इस पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा पार्ट ये घूमेगा, ठीक है, मैं करके भी दिखा देता हूँ, इतना हल्का सा मैं मान लेता हूँ ऐसे। उसके बाद इस पॉइंट पर कांटेक्ट में आ जाएगी रस्सी यहाँ, क्योंकि जैसे जैसे रस्सी लपटते जाएगी वो अलग अलग पॉइंट के अबाउट घूमती जाएगी। तो अब इज इट क्लियर? तो इसमें टेंशन यहाँ से परपेंडिकुलर रहने वाली है, फिर परपेंडिकुलर, तो स्पीड एक चीज बताइए, टेंशन, वैसे भी स्ट्रिंग का नेट वर्क डन 0 ही होता है, याद रखिएगा। अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन हो, स्ट्रिंग का नेट वर्क डन 0 होता है। WPM में फंडा भी होता है, जब हम पुली वुली सिस्टम यूज करते हैं, या जो आपका स्ट्रिंग कंस्टेंट आता है ना T.V, वो भी वहीं से आता है। स्ट्रिंग मासलेस है, याद देखो, स्ट्रिंग मासलेस है। मासलेस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हो ही नहीं सकता। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि अगर वर्क डन हो गया तो वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। एक तो मैंने कहा कि V और T परपेंडिकुलर है, तो ये V की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये एक तो सिंपल तरीका समझा दिया। दूसरा, और आपने कहा नहीं सर, तो स्ट्रिंग मासलेस है। मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट वर्क डन 0 ही होगा। क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मासलेस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? हाफ mv²। स्ट्रिंग मासलेस है ना, हाफ mv² तो 0। तो स्ट्रिंग पे नेटवर्क डन 0 होता है, स्ट्रिंग इसी पे नेटवर्क डन 0 करती है। अब स्ट्रिंग दो चीजों से जुड़ी हुई है, एक पाइप से और एक उस पार्टिकल से। पाइप पे स्ट्रिंग का कोई वर्क डन है नहीं, पाइप चल ही नहीं रहा भाई, तो इसमें भी 0 ही आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ इसकी स्पीड सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज है, यहाँ इसकी स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन इसको क्या बोला है? बॉल बोला है, क्या बोला है? दैट्स स्टेशनरी वर्टिकल अ डिस्क ए बोला है। ठीक है, स्मॉल डिस्क या पार्टिकल जो भी बोला है, इसको बोला है ए। स्मॉल डिस्क ए इज 0। इसका मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये ए, है ना? तो मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो आपका ये V0 कांस्टेंट रहने वाली है जब तक ये टकराने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये कांस्टेंट रहने वाली है। ये आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये V0 कांस्टेंट रहने वाला है। दैट्स ऑल। बाकी मेरे हिसाब से सवाल खत्म हो गया है। ठीक है, अब ये बार बार सेंटर बदल रहा है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर और ये चलेगा, तो कहाँ तक चलेगा मुझे बताएंगे? अगला मैं इसका हल्का सा छोटा सा डायग्राम बनाऊं। थोड़ी देर ये इसी सेंटर पे घूमेगा, मान लेते हैं हम। यही अप्रोक्सीमेशन जो कैलकुलस में लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कलर नजर नहीं आ रहा तो कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ यार। ठीक है, थोड़ा जो विजिबल हो। ये रहा, ये रहा। थोड़ी देर ये इसी पर घूमने वाला है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये वाला, ये लेंथ मैंने कांस्टेंट मान ली, जो हम मान भी लेते हैं, और ये एंगल होगा डी थीटा। ये वाली लेंथ कितनी आएगी? तो मैंने इसी को सेंटर मान लिया थोड़ी देर के लिए, बहुत स्मॉल टाइम dt के लिए। तो ये लेंथ कितनी आएगी? dl। ये dl आ जाएगी, इसकी लेंथ है L0 माइनस r थीटा इंटू डी थीटा। दैट्स ऑल, खत्म, क्लियर, फिनिश। अब ये ऐसे घूमते हुए चलते इसके पास आती जाएगी, और कहीं ना कहीं मान लो आके टकरा गई। यहां मान लो आके, यहां मान लीजिए कहीं आके टकरा गया, ये ऐसे घूमते हुए। ठीक है, तो कितना एंगल घूमेगा मुझे वो देखना है। वो एंगल अभी पता चल जाएगा। पहले वो डीएल समझ में आया, मैंने ये मान लिया कि थोड़ी देर इस पॉइंट के अबाउट ही घुमा है। कितनी देर? dt टाइम। कितना घूमा? डी थीटा। तो उस आर्क लेंथ क्या आएगी? इसको छोटा सा सर्कल का हिस्सा मानना है। मैं वैसे भी कर्व के छोटे छोटे हिस्से को सर्कल मान सकता हूँ, यही से तो रेडियस और कर्वेचर का कॉन्सेप्ट आता है। तो L0 माइनस r थीटा, ये है इसकी रेडियस, क्योंकि रेडियस बदलती जा रही है। ठीक है, स्ट्रिंग जो हिस्सा यहाँ लपट गया वो काम नहीं आ रहा, यहां से यहां तक काम आ रहा है। आर थीटा कैसे आया? ये रेडियस आर है, अरे ये एल क्यों लिखा मैंने, ये आर है, तो आर्क लेंथ आएगी आर थीटा, तो L0 में से आर थीटा हटा दिया। दैट्स ऑल, खत्म बात। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तो V0, तो dl जो है उसको मैं लिख सकता हूं ना, V0 इंटू dt। ठीक है, अच्छा, मैं V0 स्पीड से चल रहा हूं, तो dt टाइम में कितना चलूंगा? तो V0 इंटू dt मैंने ये लिखा है। दैट्स ऑल। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, मेरे हिसाब से काम खत्म। dl बराबर
इंटीग्रेशन वी नॉट डी टी, यहाँ से वी नॉट तो बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, तो वी नॉट टी, दैट्स ऑल। अब मुझे डीएल का इंटीग्रेशन करना है, मुझे क्या करना है, डीएल का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो डीएल को मैं लिख देता हूं एल नॉट माइनस आर थीटा डी थीटा, ठीक है, बराबर इसकी वैल्यू वही वी नॉट डी टी, तो अब मैं लिख देता हूं वी नॉट टी, ये रहा एल नॉट। मेरे हिसाब से फाइनल ये कितना एंगल घूमा मुझे वो देखना है, बस फाइनल लिमिट चाहिए, ठीक है। ये कितना एंगल घूमा है, टोटल एंगल कितना घूमा है, तो टोटल एंगल कितना घूमेगा उसके लिए एक बार डायग्राम आपको और सोचना पड़ेगा, ठीक है, एक बार और सोचना पड़ेगा कितना एंगल घूमा है, ठीक है। सुनिए, तो उसको भी मैं चाहे तो समझा देता हूं, सुनना। मैंने एक रस्सी मतलब लपेटनी शुरू की यहां से एल नॉट लेंथ की, मैंने रस्सी जब लपेटनी शुरू की, मैं आपको एंगल के लिए भी अलग जगह लेके आया हूं वापस, ठीक है, धीरे धीरे समझा रहा हूं। ये रहा, है ना, ये एल नॉट की रस्सी मतलब लपेटना शुरू की। आप अपने हाथ पे भी रस्सी लपेट सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये बंधे हुए हैं, मैंने एक 60 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को हाथ पे लपेटना शुरू किया, हाथ पे लपेटना शुरू किया, तो कितना एंगल में हाथ अपना घुमाऊंगा, जैसे मैंने ये बांध रखे हैं वैसे ही मैं घुमा रहा हूँ बस, अब समझ गए मेरे हिसाब से। तो मैं ऐसे ऐसे लपेटता जाऊंगा, ये रस्सी ऐसे लपेटती जाएगी लपेटती जाएगी लपेटती जाएगी लपेटती जाएगी, ऐसे हो सकता है 2-4 राउंड लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ऐसे ये राउंड लगा के यहाँ तक खत्म हो गई, तो पूरी एल लेंथ की रस्सी लिपट गई। तो मुझे पता है ये जो आर्क लेंथ है और इसकी रेडियस कितनी है मेरे बाबू, आर, ये कितना एंगल घूमा, ये कितना एंगल घूमा, ठीक है। तो मुझे पता है कि वही आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है, कि भाई ये कितना एंगल घूमा है। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ये कह सकता हूँ जो एंगल घूमा होगा, ये रस्सी एंगल घूमी होगी, ऐसे ऐसे मान लीजिए जितना भी एंगल घूमी होगी ये पूरा, ठीक है, मैं इसमें बड़े आराम से लिख सकता हूँ एल नॉट बराबर आर इंटू ये टोटल एंगल फाई, ये जितना भी एंगल घूमी होगी फाई, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी एल नॉट बाई आर, दैट्स ऑल। अब आप बोलेंगे सर कैसे, मैं क्रॉस चेक भी करवा देता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाया। मान लो एल नॉट होता, लेट एल नॉट होता 2 पाई आर, तो एक राउंड पूरा लपेटता, तो फाई आता मेरा 2 पाई। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ की सरकमफ्रेंस है 10 सेंटीमीटर, ये धागा बांधना है, मेरे हाथ की सरकमफ्रेंस है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर लंबा ही एक धागा है, तो मेरे हाथ पे कितने राउंड बंधेंगे। आप बोलेंगे सर क्या बकवास पूछ रहे हो, सरकमफ्रेंस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 एक ही राउंड लपेटेगा, मतलब 2 पाई एंगल घूमूंगा। मान लो मैंने कहा नहीं, मेरे हाथ की सरकमफ्रेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो जो ये बांधा है मैंने वो 20 सेंटीमीटर है, तो फाई कितना आएगा आपको, क्योंकि बच्चा ये कहता है आर्क वाला फॉर्मूला कैसे लगा दिया, बिल्कुल लगा सकता हूँ, तो 4 पाई एंगल, तो 4 पाई एंगल, इसमें 4 पाई आ जाएगा, ठीक है, दो राउंड एंगल, समझ गए ना, ऐसे रस्सी लपेटता जाऊंगा लपेटता जाऊंगा लपेटता जाऊंगा लपेटता जाऊंगा लपेटता जाऊंगा, तो आर्क वाला फॉर्मूला लगाया है, आर्क लेंथ बराबर आर थीटा, दैट्स ऑल। तो टोटल एंगल यहाँ फाई है, 0 से फाई, या फाई है टोटल एंगल, ठीक है, फाई है टोटल एंगल घूमा है, टोटल एंगल कितना आएगा ये, वो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ इसकी लेंथ एल नॉट बराबर आर फाई के बराबर कर दूंगा, यहां से मेरा फाई आ जाएगा एल नॉट बाई आर, पीछे मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, दैट्स ऑल, सवाल खत्म हो गया बेटा। तो इसमें पहले वर्क एनर्जी से शुरू किया कि स्ट्रिंग का वर्क डन 0 होगा, वैसे भी नेट वर्क डन बाई मासलेस स्ट्रिंग 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वो मासलेस है, तो पाइप पे नहीं है तो उस पर भी नहीं है, तो स्पीड चेंज नहीं हो सकती, पहला कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ है, स्पीड चेंज नहीं हो सकती। फिर इसका सर्कल का सेंटर बार बार बदलता जा रहा है, और ये आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, एक धागा लीजिए, पत्थर बांधिए, ऐसे घुमाइए, ऐसे हाथ बीच में ले आइए, हाथ पे लपेटना चालू हो जाएगा, तो कितनी देर बाद जाके टकराएगा, यही पूछा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको इसको सेंटर मान के इसको चला सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने चलाया, तो ये जो डिस्टेंस है डीएल, ये कितना चला होगा, स्पीड फिक्स है वी नॉट इंटू डी टी, ठीक है। ये आर्क लेंथ मुझे पता है, इस समय जो रेडियस है वो है एल नॉट माइनस आर थीटा, है ना, ये रेडियस है इंटू डी थीटा, आर्क लेंथ ये होती है रेडियस इंटू दिस, रेडियस ऑफ
सर्कल चेंज होती जा रही है, दैट्स ऑल। इसका इंटीग्रेशन आएगा कैसे, वैसे एल नॉट डी थीटा का ये फाई माइनस आर फाई स्क्वायर बाई 2 बराबर वी टी, वी नॉट टी। मुझे टी चाहिए, वैसे मेरे को मिल गया आंसर। क्या आएगा, एल नॉट, फाई कॉमन ले लो, एक फाई कॉमन ले लो, तो फाई कॉमन ले लिया तो एल नॉट माइनस आर फाई बाई 2, दैट्स ऑल। अब वैल्यू रख दो यार फाई की, ठीक है। तो टी आ जाएगा मेरा फाई है एल नॉट बाई आर वी नॉट, मतलब वी नॉट डिवाइड कर दिया, एल नॉट माइनस आर इंटू फाइव, फाइव की वैल्यू कितनी है, एल नॉट बाई आर। तो यहां से आ जाएगा ये आर कट गया, एल नॉट बाई 2 बच जाएगा, तो एल नॉट बाई 2 आर वी नॉट। चेक कर लीजिए तसल्ली से। क्लियर, मेरे हिसाब से ठीक ही लग रहा है। चलिए आगे बढ़े, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला लगाया, आर्क लेंथ बराबर आर फाई, ठीक है। तो कितने बार, जैसे आपने अगर लेंथ निकाली तो कितना एंगल घूमेगी आपके हाथ पे, वो निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मुझे बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं अगेन साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। क्या है सवाल, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। मेरे हिसाब से पॉज करके पढ़ लिया होगा। A uniform sphere of mass m held at height 2r between the wedge of same mass m and rigid wall is released. Assume that all surfaces are frictionless. Find displacement of wedge when sphere touch the ground. तो ये तो कंस्ट्रेंट का सवाल हो गया, ये तो कंस्ट्रेंट का सवाल हो गया, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ बोथ बॉडीज जस्ट बिफोर द स्पेयर हिट द ग्राउंड। तो मेरे हिसाब से इसमें वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। आपको अच्छा एक दो चीजें ध्यान रखनी है, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, या जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया, वो टेंशन का वर्क डन जीरो आएगा। नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, नेट वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल और इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल इस पे काम करेगा, इसका नॉर्मल इस पे काम करेगा, जो भी करेगा इन दोनों का नॉर्मल का नेट वर्क डन लिख दूंगा तो जीरो आएगा। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल इस पे काम करेगा, नॉर्मल इस पे काम करेगा, लेकिन इस नॉर्मल और इस नॉर्मल का वर्क डन मिला के लिखूंगा तो जीरो आएगा, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं अगर मैं इसे सिस्टम में लिखूंगा तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगेन इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं, हम शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है। चलो मैं सोच रहा हूँ या फिर तो डायग्राम अलग से बनाऊं, डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। होगा क्या, देखिए पहली बात तो आपको इसका एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये रहा, ये रहा, इसके सेंटर से पास करेगा, ये ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इस पे नॉर्मल इधर लगेगा और इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, तो आपके इसमें दो चीजें कवर हो जाएंगी, एनएलएम का वेज कंस्ट्रेंट कवर हो जाएगा, आपको इन दोनों की वेलोसिटी का रिश्ता बताना हो वगैरह वगैरह। इसकी इसकी मजबूरी है कि इसको ये नीचे ही आएगा, ये V1, इसकी मजबूरी है ये इधर ही जाएगा V2। देखो कंस्ट्रेंट का मतलब मजबूरी होता है, स्पेयर ऐसे नीचे खिसकेगा, बच्चे बोलेंगे सर स्पेयर नीचे क्यों खिसकेगा, ऐसे ऐसे भी तो छोड़ के जा सकता है। मुझे बताइए इधर इधर क्यों आएगा भैया, इधर क्यों आएगा, ठीक है। ये दीवार किसी को धक्का थोड़ी दे देगी, मतलब दीवार अपने में अंदर आने से रोकेगी वो नॉर्मल, दीवार से के पास कोई ब्लॉक रखोगे दीवार फेंक थोड़ी देगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये वेज जैसे जैसे मैं आपको बताऊं तो ऐसा होगा, ये बॉल यहाँ है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वेज थोड़ा सा इधर खिसकेगा, कलर चेंज, थोड़ा सा इधर खिसकेगा, तो ये बॉल को हल्का सा ज्यादा नीचे आने की जगह दे देगा, ऐसे जैसे जैसे इधर खिसकेगा बॉल नीचे आती जाएगी ऐसे सिंपली, ठीक है। ये रहा, इसकी V1 इधर, इसकी V2 इधर, ठीक है। इसे क्लियर, ये रहा, ठीक है। अलोंग द नॉर्मल दे शुड हैव सेम स्पीड, नॉर्मल यही वेज कंस्ट्रेंट कहलाता है, नॉर्मल के अलोंग इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा। ये अगर इधर की तरफ 1 मीटर चला तो ये भी 1 मीटर चलेगा, जब भी तो कांटेक्ट बना रहेगा यार, ये कांटेक्ट बने रहने की शर्त है बस, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा यार, अल्फा, ये अल्फा है तो ये अल्फा, और मुझे कौन सा एंगल चाहिए अब, ये वाला एंगल, इस लाइन का ये एंगल है ना, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। ये रहा, ये 90 माइनस अल्फा
एंगल शंगल लिख रहा हूँ, ये अल्फा, ये लाइन, ये वाला एंगल भी अल्फा। तो पहले मैं वेज कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इसमें आपका वेज कंस्ट्रेंट भी आ गया, वेज कंस्ट्रेंट, और साथ में आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम भी आ जाएगी। तो अलोंग नॉर्मल they have same displacement and velocity. Normal along normal they have same displacement and velocity. तो ये कॉन्सेप्ट भी अपना वापस यहाँ रिवाइज हो गया, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता एक्सेलेरेशन भी, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए होता है, टी डॉट वी। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जैसे इसकी v2 आगे जाता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करी, v1 चेंज नहीं करी, तो आप ये एक्सेलेरेशन के लिए भी लिख सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका v2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, अलोंग नॉर्मल दे हैव सेम वेलोसिटी दिस, तो इस v2 का इधर कंपोनेंट लो, v2 साइन अल्फा बराबर v1 कॉस अल्फा, ठीक है। किसी को डाउट हो तो मैं कलर से बता देता हूँ, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, इस नॉर्मल के अलोंग इनके कंपोनेंट सेम होने चाहिए, ये रहा, दैट्स ऑल। तो आपका जो v2 आएगा दैट इज v2 इज v1 कॉट अल्फा, दैट्स इट, खत्म बात। v2 बराबर v1 कॉट अल्फा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा सेम फॉर डिस्प्लेसमेंट, s2 बराबर s1 कॉट अल्फा, दैट्स ऑल, ठीक है। आल्सो s2 बराबर s1 कॉट अल्फा। अब उन्होंने मेरे से क्या बोला है मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि जब ये स्पेयर ग्राउंड को टच करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहला पार्ट तो एनएलएम वाला ही हो गया, ए पार्ट। मुझे बताइए जब ये स्पेयर ग्राउंड को टच करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r, नहीं r। देखो ग्राउंड को टच यहाँ करेगा बेटा, इसका सेंटर 2r दूर है, तो इसकी नीचे वाली सरफेस तो r ही दूर है ना बाबू, ये तो r ही दूर है, तो ये r चल के जमीन पे टकरा जाएगा। अरे सेंटर थोड़ी जमीन पे टकराता है, ये सरफेस टकराएगी जमीन पे, ठीक है। तो पहले का तो आंसर आ गया s2 बराबर r कॉट अल्फा, दैट्स ऑल। और ये मेरा अगले में काम आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने एक तीर से दो शिकार कर लिए, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में काम आ जाएगा, v2 बराबर v1 कॉट अल्फा, दैट्स ऑल। क्लियर है मेरी बात। अब फाइंड स्पीड, इसीलिए दो क्वेश्चन को मिला के एक बना दिया, तो एनएलएम वाला पार्ट भी निपट गया। अच्छा, एक्सेलरेशन का रिश्ता भी यही होगा, इवन एक्सेलरेशन का रिश्ता भी यही होगा, a2 बराबर a1 कॉट अल्फा, क्योंकि a1 a2 की डायरेक्शन नहीं बदल रही। ये रिश्ते हमेशा वैलिड है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के। इस रिश्ते में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि v1 v2 अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर रहे हो, बस ये, ठीक है। चलिए तो फिर मैं अगले पार्ट पे आता हूँ, इसको एक बार और कॉपी करता हूँ। अगला पार्ट है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में सिस्टम पे लगाऊंगा, बड़े आराम से लगेगा और बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत लप्पू सवाल है। मुझे पता है v2 बराबर v1 कॉट अल्फा, मैं पिछले पेज पे कर सकता था लेकिन आराम से इस पार्ट को कर रहा हूँ। अब मैं लगा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू नेट बराबर डेल के। अब किस पे लगा रहा हूँ, सिस्टम पे, ऑन सिस्टम। सिस्टम कौन, बॉल और वेज दोनों का कॉम्बो, बॉल और वेज दोनों का कॉम्बो। इससे फायदा क्या होगा, इनके बीच में जो भी इस नॉर्मल और इस नॉर्मल का नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। देखो इस नॉर्मल ने इस पे काम किया होगा, इसको स्लोली किया होगा, अगर वेज नहीं होता तो ये बहुत तेजी से गिरता, तो इसको स्लो डाउन किया होगा। लेकिन इस नॉर्मल ने और इसको चलाया, इस नॉर्मल ने तो धक्का दिया भैया, ये बॉल इसको धक्का दे रही है तभी तो वेज चल रहा है, बॉल धक्का दे रही है वाया नॉर्मल, तो इस पर नॉर्मल का वर्क डन है, इस पर नॉर्मल का वर्क डन है, मिलाओ कि 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये एक फायदा है, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, और भी नॉर्मल लग रहे हैं ग्राउंड से, एक तो इस दीवार से नॉर्मल लग रहा होगा, मान लो n1, एक फर्श से लग रहा होगा n2, इन सब का वर्क डन भी 0 होगा। आप बोलेंगे सर क्या, भाई n1 और इस डायरेक्शन में बॉल इधर उधर नहीं गई है, ऐसे नीचे आई है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर, इसमें भी इधर चला है और नॉर्मल इधर है, तो वर्क डन सिर्फ मुझे लिखना है mg का। तो कितना प्यार से सिर्फ mg का वर्क डन लिखना है और किसी का वर्क डन लिखना ही नहीं है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ इसका मास m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m और उसका मास भी यही है। तो सोचिए कितना लप्पू सवाल हुआ, सवाल खत्म हो गया। v2 v1 का रिश्ता चाहिए था, mg का वर्क डन क्या आएगा, mg का दोनों पे वर्क डन लिखना है। इस पे तो mg का वर्क डन है ही नहीं क्योंकि चल हॉरिजॉन्टल रहा है, mg लग वर्टिकल रहा है, तो mg का वर्क डन आएगा नहीं। इस पे mg का वर्क डन आएगा mg इंटू r, नीचे चला होगा टकराने तक,
तो mg का वर्क डन है mg इंटू आर डिस्प्लेसमेंट। भाई आर नीचे आया, mg इंटू आर, दैट्स ऑल। ठीक है, सवाल खत्म हो गया बेटा, चालू होते mm काट दो, हाफ उधर भेज दो। मैं v2 की जगह लिख रहा हूँ v1 कॉट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बराबर 2 उधर भेज दिया तो 2gr। सवाल समाप्त होने वाला है, फिनिश। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, v1 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर अल्फा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 1/10 कर देते हैं अपन इसे, तो सेक स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। ठीक है, तो वही मेरे हिसाब से कॉसेक क्या आएगा, तो v1 स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 2gr। ये उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो v1 आ गया 2gr रूट में साइन अल्फा। ये v1 आ गया, और v2 क्या आ जाएगा, इसका जो भी ये v1 आया है 2gr साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाई कॉट अल्फा, तो मेरे हिसाब से कॉस में आ जाएगा, चेक कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, तो ये अच्छा कॉट अल्फा में से वो कुछ काट वाट कर दीजिएगा, कॉट को लिख दीजिएगा कॉस बाई साइन, साइन साइन कट जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल था, बड़े प्यार से था। इसमें भी हमने वो कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, वेज कंस्ट्रेंट भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। ठीक है, बढ़िया सवाल, सिंपल। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़िए। सवाल क्या है, द फ्लेक्सिबल बाइसिकल टेप चेन of length pi r by 2 and mass per unit length r is released from rest। ठीक है, mass per unit length r, एक मिनट, a flexible bicycle type chain of length pi r by 2, वो तो ठीक लग रहा है। mass per unit length r दो जगह अच्छा नहीं लग रहा, is released from rest with theta बराबर 0 डिग्री in a smooth circular channel and fall through the hole in supporting surface। Determine the velocity v of the chain as the last link leave the slot। ठीक है, इसे मैं, मुझे नहीं पता आंसर किस फॉर्म में आएगा, मैं इसे लैम्डा कर देता हूँ यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसे लैम्डा कर देता हूँ, लैम्डा। अब देखिए ये भी अगेन इसको, इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को भी डालने का रीजन यही है कि ये जितने भी चेन वेन टाइप के सवाल आते हैं ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब बोलेंगे सर सेंटर ऑफ मास, देखिए ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सेंटर ऑफ मास वगैरह कुछ बेसिक बेसिक चीजें आती है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व होगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बिग कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और यहां आपका ग्राउंड है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, ये ग्राउंड है, ये रेफरेंस है। ठीक है, यहीं से मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, ग्राउंड या आप ऐसे कह लीजिए ये रेफरेंस लाइन है। ग्राउंड कहना तो अच्छी बात नहीं है, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसका मास m है, ये हाइट h है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी जो बेटा वो होगी mgHcm, सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है बस। ठीक है, हाँ इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो धरती के आकार के कंपैरिजन में नहीं है, ग्रेविटी का वेरिएशन नहीं मान रहे हम। mg लिखा है तो इसका मतलब मैंने g को कांस्टेंट ही माना थ्रू आउट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होते हैं, वो तब बात की जाती है जब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जी का वेरिएशन मानना ही पड़े। जनरली हम दोनों को सेम ही जगह मान लेते हैं, इसीलिए तो हम mg को सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, तो वही वाली बात है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की साइज अर्थ के कंपेरेबल नहीं है कि वो ग्रेविटेशन में जी जो वेरिएशन, तो आप mgh लिखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब क्या होता है, ये जो चेन वेन वाले सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं कि एक चेन जो है, ये टेबल है, इस पर चेन इतना हिस्सा यहाँ लटका हुआ है, ये चेन का इतना हिस्सा यहाँ पर है और इतना हिस्सा यहाँ से लटका हुआ है, तो पूरी चेन को ऊपर करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। ये पूरी चेन में यहाँ लाना चाह रहा हूँ पूरी, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, इस टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, इसको ऊपर लाना है, तो याद रखिएगा आप इस चेन के पार्ट को अलग अलग मान लें, जैसे m1 है, ये m2 है, इसका पोटेंशियल जी लिखिए तो इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ लीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ लीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो पोटेंशियल जी लिख देंगे, दैट्स ऑल।
क्लियर है? 100%। ठीक है, अगर आपको mg का वर्क डन लिखना है तो mg का वर्क डन, देखिए कभी भी किसी कंजर्व mg का वर्क डन जो होता है, mg का वर्क डन अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाह रहे हैं तो mg का वर्क डन जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो आप जब चाहे mg के वर्क डन को u फाइनल माइनस u इनिशियल से रिप्लेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कहाँ से आता है? पोटेंशियल की बेसिक परिभाषा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जी। ये ही परिभाषा, एक ही परिभाषा होती है पोटेंशियल जी की, इसके अलावा कोई परिभाषा ही नहीं होती है कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वो mg हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर ये कहाँ से आ गया? ये बहुत बेसिक बात है, जिस दिन पोटेंशियल जी लिखाई होगी उस दिन यही परिभाषा है कि mg का वर्क डन इसकी पोटेंशियल में नेगेटिव चेंज लाएगा। क्यों? अब देखिए अगर कोई बॉल है वो नीचे गई तो mg का वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल जी नेगेटिव है, पोटेंशियल जी घट रही है। आप ऊपर लेके जाइए बॉल को तो mg का वर्क डन नेगेटिव, क्यों? mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, लेकिन पोटेंशियल जी बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर? तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आप इनकी पोटेंशियल जी को अलग अलग लिख सकते हैं और पोटेंशियल जी के हिसाब से आपको वर्क डन मिल जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब इस सवाल में क्या है? इस सवाल में ये होगा कि भैया आपको पहले देखना होगा चेन कहाँ है, बाद में चेन कहाँ है। ठीक है, तो आपको स्लोली ऊपर लाने के लिए बोला है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट यहां से कवर हो जाएगा अगर स्लोली स्लोली खेलने वाली बात है तो। ठीक है, ऑन स्मूथ सर्कुलर थ्रू होल डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ चेन एज द लास्ट लिंक लीव द स्लॉट। तो मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि स्टार्टिंग में चेन कहाँ थी। मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। एक काम करते हैं, हम ब्लैंक ही ले लेते हैं। स्टार्टिंग में चेन शायद यहाँ थी, पूरी पूरी चेन यहाँ थी ऐसे। हम्म, या ठीक है, गड़बड़ी हो रही है। डायग्राम नहीं सही बनेगा मुझे लग रहा है, चलो जैसा भी बनेगा। एक रफ जो भी बन जाएगा ठीक है, चलो तो थोड़ा मिटा देंगे। ये रहा, ठीक है। अब सुनो, यहां से चेन, पहले चेन उन्होंने कहा है πr/2 लेंथ थी शायद, जो मैंने पढ़ा था। ये चेन यहां रही होगी। ठीक है, हम तो सवाल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, डायग्राम ठीक है, उसके पीछे 30 सेकंड खराब कर दिया मैंने फालतू। ये लेंथ r, इसकी लेंथ थी πr/2। ठीक है, यही इन्होंने बोला है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लेंथ πr/2 है, πr/2 का मतलब है क्वार्टर। अच्छा 2πr होता है पूरा सरकमफ्रेंस, 2πr उसका आधा होता है πr, और πr/2 मतलब क्वार्टर। तो मतलब स्टार्टिंग में थीटा था आपका 0, ये चेन यहाँ थी, बाद में चेन यहाँ आ गई जब इसने पूरा के पूरा यहाँ से छोड़ दिया। इस समय मुझे इसकी स्पीड बतानी है, दैट्स ऑल। सवाल ये रहा, ये रही, इसकी लेंथ कितनी है πr/2। ठीक है, ये भी, ये रहा, ये इसकी स्पीड भी बतानी है, इनिशियल स्पीड है 0, दैट्स ऑल। मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ऑब्वियसली बात है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ इतना से बोल रहा हूँ कि आपको पोटेंशियल जी का लिखनी है, सेंटर ऑफ मास। वो जो टेबल से चेन खींचने वाला सवाल है वो कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि चेन जो टेबल पे पड़ी होती है वो भी स्ट्रेट लाइन है, और जो चेन टंगी हुई होती है वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने वो सवाल नहीं लिया। इसके बजाय मैंने सवाल लिया है कि जो चेन है वो थोड़ा सर्कुलर पार्ट में है। अब यहाँ सेंटर ऑफ मास को कैसे यूज करेंगे? ठीक है, एक मिनट,
वेट करते हैं 1 मिनट। तो देखिए अब इसमें ये होगा पाई आर बाई 2, लेंथ है, इनिशियल स्पीड 0 है, यहाँ स्पीड भी हो गई, ये भी लेंथ पाई आर बाई 2 है। मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, 0। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को, 1 मिनट, फिर क्या हो गया, वापस से हैंग हो गया क्या, वेट करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया मैंने, 0, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है आपकी mgHcm, सेंटर ऑफ मास की हाइट चाहिए बस, दैट्स ऑल। ठीक है, ये एक रिंग है, क्वार्टर रिंग है। ठीक है, तो क्वार्टर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान भी होगा, आपको सेमी सर्कुलर का ध्यान है, क्वार्टर का ध्यान है, ये होता है 2√2 r/π, ये डिस्टेंस। मुझे इसकी हाइट चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा, और 45 डिग्री पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो होता है क्वार्टर रिंग का, ये आपको याद होना चाहिए। क्वार्टर रिंग, अच्छा, हाफ रिंग का होता है 2r/π, और क्वार्टर रिंग का होता है 2√2 r/π। ठीक है, मुझे इसकी हाइट चाहिए, और ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, तो जो इसकी हाइट आने वाली है, मुझे हाइट चाहिए सिर्फ, ये वाली हाइट, पहले वाली हाइट। तो ये जो हाइट आएगी, इनिशियल हाइट, वो आने वाली है आपकी 2√2 r/π का साइन 45। तो कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट जो आएगी आपकी 1/√2 आएगा, तो 2r/π हाइट आ जाएगी, दैट्स ऑल। तो इनिशियल पोटेंशियल जी मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो आप तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ स्मूथ सरफेस है, सब कुछ एनर्जी कंजर्वेशन से भी हो जाएगा। K1 + U1 = K2 + U2, और वर्क डन से करना चाहें, अच्छा यहाँ U पोटेंशियल जी है, अगर आप वर्क डन से करना चाहें तो मैं आपको बता चुका हूँ, mg का वर्क डन होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो mg का वर्क डन आप पोटेंशियल जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी से भी, इससे भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहे। इनिशियल काइनेटिक, फाइनल ये कितना नीचे होगा मुझे बताएंगे, फाइनली कितना नीचे होगा, ये होगा πr/4। क्यों आप बोलेंगे सर πr/4 क्यों, भाई इसकी लेंथ है πr/2, तो अब तो स्ट्रेट लाइन बन गई, दैट्स ऑल। तो मुझे सिर्फ पोटेंशियल लिखनी है, खत्म काम हो जाएगा। इसका मास भी लिखना पड़ेगा, मास इस चेन का कितना है मुझे बताएंगे, इसकी लेंथ है πr/2 × लैम्डा, वो r था, मैंने उसे लैम्डा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि r ठीक नहीं लग रहा था कि इसकी मास पर यूनिट लेंथ भी r हो, तो मैंने मास पर यूनिट लेंथ को मतलब लैम्डा मान लिया। ठीक है, हो सकता है वो सिंबल में कुछ चेंजेस होगा इसलिए। ठीक है, दैट्स ऑल, ये रहा। अब क्या आएगा, तो ये है आपका मास m। ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां से अपना असली काम शुरू होगा, बस यहाँ सॉल्यूशन है, ये रहा। नेक्स्ट, यहाँ सब लिख दिया, ये तो मैंने एडिशनल हिंट लिखे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बेटा 0, इनिशियल पोटेंशियल जी है mg, और कितनी हाइट है 2r/π। ये गड़बड़ भी कर देता हूं मैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या गड़बड़ हुई, स्मॉल r लिखना चाहिए था, स्मॉल r, यहाँ पर स्मॉल r आना चाहिए, कैपिटल R की जगह सब जगह स्मॉल r आएगा, एक ही सिंबल होना चाहिए ना, स्मॉल r। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ आ जाएगा आपका ये 2 स्मॉल r/π। ठीक है, बराबर यही है ना हाइट, और प्लस में है, इस रेफरेंस से ऊपर है, फिर इस रेफरेंस से नीचे है। काइनेटिक एनर्जी इसकी आएगी ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस में आएगी, -mg × πr/4। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि रेफरेंस से नीचे, दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से m की जरूरत ही नहीं पड़ी, m कट गया, क्या आया यहाँ पर, 2r/π प्लस πr/4 g कॉमन बराबर v²/2। यहाँ से आपकी स्पीड आने वाली है, v आने वाली है 2g अंडर रूट में, थोड़ा एल्शियम पहले ले लीजिए, मैं हल्का सा सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 4π कॉमन लूंगा, तो 8r + π²r, r भी वैसे कॉमन आ जाता है,
ठीक है, तो आर भी यहाँ लिख दूंगा, तो ये 2 इधर गया तो एक 2 कट जाएगा, तो जी आर बाई 2 पाई ब्रैकेट में 8 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, का रूट, दैट्स द आंसर। क्लियर है मेरी बात? 100% चेक कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, तो ये आंसर है, जो भी अब आंसर है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से ठीक ही है, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक काफी कुछ काम हो चुका है। A weightless rod of length L, 80 centimeter with a small load of mass M at the end is hinged at point A, as shown in the figure, and occupy a strictly vertical position, touching a body of mass M. A light jerk set the system in motion. For what mass ratio, capital M by M, will the rod form an angle alpha बराबर pi by 6 with the horizontal at the moment of separation from the body? What will be the velocity u of the body at this moment? Friction we neglected. तो देखिए, सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, सारी के सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी या एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, लेकिन साथ के साथ और चीजें भी लगेंगी, साथ के साथ और चीजें भी लगेंगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन मैं साइड में आ जाता हूं, आप पढ़ लीजिए पहले। चलिए, तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब है क्या, देखिए, अब आपको बोला गया है कि देखिए, एक बॉल है स्मॉल एम मास की, एक रॉड है, यहाँ से हिंज्ड है, वो कैपिटल एम मास का है, इससे हल्का सा पुश किया और ऑब्वियसली बात है, रॉड ऐसे रॉड ऐसे होती जाएगी तो इसको धक्का देती जाएगी, और मेरे हिसाब से ग्राउंड स्मूथ है, शायद यही दे रखा है कि स्ट्रिक्टली वर्टिकल पोजिशन, और एक लाइट जर्क मतलब हल्का सा धक्का दिया है, ठीक है। फॉर व्हाट मास रेशियो m बाई m, कैपिटल M बाई M, रॉड फॉर्म एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल से अल्फा है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से ये रहा, ठीक है, और मतलब नीचे वाले से एंगल लूंगा सेपरेशन, ठीक है। और इस समय बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, बढ़िया सवाल है क्या, देखिए सुनिए, पहले सवाल को समझना पड़ेगा, उन्होंने सवाल में कुछ कहा है, ठीक है। वैसे क्या होगा, देखिए, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जो मुझे लग रहा है बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिल ही जाएगा आपको। रेड कलर कर देते हैं, और फिर एक मिनट रुकिए, कलर ब्लू, ठीक है। चलिए, ये है आपका ब्लॉक, ये यहाँ पर है ऐसे, यहाँ पर एक रॉड है आपकी, है ना, तो यहाँ से हिंज्ड है ऐसे, ये ऐसे हिंज्ड है, यहाँ पर इस समय कांटेक्ट छूट रहा है, ठीक है। जब कांटेक्ट छूट रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा बस इसको, ये यहाँ पर कहीं ऐसे पाई बाय 6 यहाँ कांटेक्ट छूटा है, ठीक है। चलिए, और इसकी, ठीक है, चलिए, ये रॉड यहाँ से हिंज्ड है, बस ये थोड़ा सा इतना ही डायग्राम बनाना था। यहाँ एक छोटी सी बॉल है, स्मॉल बॉल है, लेट से बहुत ही छोटी सी बॉल है, ये रही है, इसके यहाँ पे इससे टच है ना, ये रहा, ये रहा, ये बॉल आपकी यहाँ से टच है, ये रहा, ठीक है, बस हो गया, खत्म। ये ऐसा डायग्राम है, बड़े आराम से काम होगा, बहुत मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं, ठीक है। इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, कैपिटल एम स्मॉल एम, ये वाला एंगल उन्होंने दिया है पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। मैं आराम से एफबीडी बनाऊंगा, कॉन्टेक्ट जस्ट छूटा है, मतलब देखिए, जब भी बाउंड्री आती है, मैं हमेशा कहता हूँ ये बाउंड्री के फायदे उठाने, अच्छा, इसमें सर्कुलर मोशन के फंडे लगेंगे, इसमें वर्क एनर्जी के फंडे लगेंगे, इसमें एनएलएम के भी फंडे लगेंगे, सारे फंडे लगने वाले, ठीक है। वो हमें तो क्वेश्चन में दिख जाता है, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाउंड्री का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2 कंट्री के बीच में कोई बाउंड्री है, 2 कंट्री के बीच में बाउंड्री है, ठीक है। मैं इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल नहीं लूंगा, नहीं तो फिर आप कहते हैं कि सर वो पार्ट भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप इस कंट्री से यहाँ गए हैं, दूसरी कंट्री में एंटर हुए हैं, तो जो बाउंड्री आती है, बाउंड्री पे दोनों की शर्तें हैं, इसके जस्ट एलएचएस पे एक कंट्री है और आरएचएस पे दूसरी कंट्री है, बाउंड्री जब आती है, तो जब जैसे फ्रिक्शन में हम कभी कभार कहते हैं कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक, तो उसका आंसर भी म्यू एम जी होता है, मिनिमम फोर्स
कितना होगा जिसके लिए ब्लॉक स्लाइड कर जाए, तो उसका आंसर भी म्यू एम जी होता है। मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए ब्लॉक स्लाइड ना करे, उसका आंसर भी म्यू एम जी होता है। ये ऑप्टिक्स में किस एंगल पर टीआईआर होगा, उसका आंसर भी क्रिटिकल एंगल होता है ना, कि भाई मिनिमम एंगल जिस पे टीआईआर हो जाए, मैक्सिमम एंगल जिस पे टीआईआर ना, उसका आंसर भी सी होता है। जैसे मान लो क्रिटिकल एंगल है 50 डिग्री, तो एक का आंसर है 49.999999 जस्ट पहले, और एक का है 50.0001 एकदम बाउंड्री पे, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए कांटेक्ट है किस तरफ यहाँ। अब मैंने जब ये डायग्राम बना ही दिया तो ये कांटेक्ट इस डायरेक्शन पे है ना सारा, ये रहा, यहाँ कांटेक्ट में है ना, ये रहा। अब होगा क्या कि इस डायरेक्शन में अभी कांटेक्ट छूटने वाला ही है, जस्ट बाउंड्री पे बात कर रहा हूं। तो देखो पहली बात तो ये तो सर्कुलर पाथ पे ही चल पाएगा, ये भाई तो सर्कुलर पाथ पे ही चल पाएंगे, तो इनकी वेलोसिटी तो इधर होगी, मान लेता हूँ लेट से v1, और इन भाई साहब की वेलोसिटी होगी v2 इधर, इन भाई साहब की वेलोसिटी v2 इधर होगी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? दोनों की वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल, जो वेज कंस्ट्रेंट वाला फंडा है, ये इनका नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल है, इसके अलोंग इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होंगे, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ये v1 इस बॉल की वेलोसिटी, देखो बॉल तो सर्कुलर मोशन करेगी, बॉल तो सर्कुलर मोशन करेगी, ठीक है, बॉल का मोशन तो ऐसे सर्कुलर रहने वाला है, ठीक है, ये रहा। और ये ब्लॉक जाने वाला सीधे, ये वाली चीज है, ठीक है, क्लियर। तो मुझे पता है कि अगर ये जस्ट कांटेक्ट छोड़ने वाला है तो जस्ट अभी कांटेक्ट में है, तो मुझे पता है इस v1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, मुझे बताएंगे v1 cos 60 बराबर क्या आ जाएगा, मुझे बताएंगे v1 का उधर कंपोनेंट v1 cos 60 बराबर v2। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई, v2 बराबर v1/2 या v1 बराबर 2v2, इक्वेशन नंबर 1। इनकी वेलोसिटी में रिश्ता पता चल गया। फिर मेरे पास वर्क एनर्जी के 7 क्वेश्चन शामिल किया, याद रखिएगा, ठीक है। अब होगा क्या, स्टार्टिंग में ये रॉड यहाँ कहीं थी, यहाँ कहीं थी, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है मुझे बताइए, तो ये वाली जो लेंथ दे रखी है आपको, कुछ दे रखी है, ठीक है, ये वाली लेंथ है L शायद, है ना। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, L की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, ये L है। तो मुझे पता है कि ये कितना नीचे आई है, मैं पता कर ही सकता हूँ, ये 30 डिग्री है, तो ये L sin 30, L sin 30, अरे ये तो ट्रायंगल वैंगल खुद निकाल लोगे, L/2। तो मतलब ये बेसिकली बॉल पहले यहाँ थी, है ना, बॉल पहले यहाँ थी, तो L/2 नीचे आई है, ठीक है। ये डिस्टेंस तो निकाल लोगे भैया, ये लेंथ L है, ये भी तो L ही है, तो इसके सामने वाली लेंथ L sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, एक ही बात है। तो वर्क डन बाय mg, ठीक है, mg के अलावा देखो इंटरनल नॉर्मल का कोई वर्क डन है नहीं, और कोई वर्क डन है नहीं, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m मतलब v1 स्क्वायर, इसका मास m1 है और इसका मास कैपिटल M है, प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। मेरे पास v1 v2 के लिए डेटा है, यहाँ से v1 v2 का डेटा है, वो डेटा मैं यहाँ पे रख दूंगा। mg का वर्क डन कितना है, तो mg इंटू बॉल L/2 नीचे आई है, L पहले, अरे रॉड ऐसे खड़ी थी 60 डिग्री घूम गई, तो 30 डिग्री ये, तो सामने वाली लेंथ आएगी L sin 30 मतलब L/2, तो L/2 अभी इसकी हाइट है, पहले L थी, तो ये कितना नीचे आई है यहाँ से L/2, ठीक है, बराबर हाफ, कॉमन ले लूंगा मैं v1 की जगह ये लिख दूंगा, तो ये m इंटू 4v2 स्क्वायर प्लस कैपिटल M v2 स्क्वायर, ठीक है, हाफ कॉमन ले लिया, हाफ हाफ यहाँ से कट जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई, मैं लिख देता हूँ 4m प्लस कैपिटल M v2 स्क्वायर बराबर व्हाट, mgl, दैट्स ऑल। एक इक्वेशन मेरे को मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन की तलाश करूंगा मैं, ठीक है, अगर ये v2 मिल जाए तो भी काम बन जाएगा मेरा, ये रहा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हो गया। अब मेरे को एक चीज पता है, जब कांटेक्ट छूटेगा तो यहाँ जो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा यार बाबू, ठीक है, और इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा, ठीक है, कांटेक्ट छूटने वाला है, नॉर्मल इस पे 0 होगा, इसका भी 0 होगा, ठीक है, नॉर्मल इसका 0, इसका भी 0 होने वाला होगा, जस्ट नॉर्मल, ठीक है, कांटेक्ट छोड़ने वाले टाइम, ठीक है, व्हेन
जस्ट कांटेक्ट छूट रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, जस्ट लीव द कांटेक्ट। जस्ट वाली बात हो रही है, मतलब मैं बाउंड्री पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा नॉर्मल 0 है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा इस मोमेंट में, इस मोमेंट में एक्सेलेरेशन कितना आएगा, a2, इस मोमेंट में एक्सेलेरेशन, ठीक है, इसका मतलब a2 0 आएगा। आप बोलेंगे सर a2 0 क्यों आएगा, मुझे बताइए a2 0 क्यों आएगा। देखिए इस पर एकमात्र फोर्स यही लगा रहा है, इस पर एक नॉर्मल ग्राउंड से आ रहा है, एक mg आ रहा है, इसके अलावा ये बॉल धक्का मार रही है, यही नॉर्मल लग रहा है इस पे फोर्स। n बराबर ma2 लिखोगे भैया, इस ब्लॉक पे क्या लिखते हैं, n बराबर कैपिटल ma2 ही लिखते हैं। तो अगर नॉर्मली 0 हो गया तो a2 0 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, अब a2 0 हो गया, उसके बाद खेले, ठीक है, अब a2 0 हो गया, क्लियर है यहां तक। तो अब होगा क्या देखो जब तक ये इसे पुश कर रहा है तभी तक अभी देखो वेलोसिटी तो इनकी हमेशा सेम है, वेलोसिटी इनकी हमेशा सेम है, ठीक है, ऑलवेज 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 सेम है दोनों की, ठीक है भाई। वो किस, अरे सॉरी, वेलोसिटी नहीं, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी दोनों की हमेशा सेम है। बॉल ऐसे नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी इधर है, तो इनकी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी हमेशा सेम है। मैं एक्स में कहना चाह रहा हूँ, एक्स में दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम है, ठीक है, ऑलवेज। तो हमेशा सेम है तो एक्सेलेरेशन भी सेम है x direction. In x direction, before leaving the contact, both have same speed या velocity कह लो। ये जो रॉड है ये ऐसे घूम रही है और इस ब्लॉक को धक्का मार रही है, ठीक है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो बोथ हैव सेम स्पीड इन एक्स डायरेक्शन ऑल द टाइम, हर समय स्पीड सेम है, तो एक्सेलेरेशन भी तो सेम हुए एट एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे। जैसे इसकी स्टार्टिंग 0 थी तो इसकी स्टार्टिंग 0, जब तक कांटेक्ट में थे तब तक दोनों की स्पीड हर समय सेम थी। देखो एक मोमेंट पे स्पीड सेम होना अलग बात है, हर मोमेंट पे स्पीड सेम है तो इसका मतलब इनका रेट ऑफ चेंज सेम है। तो इन एक्स डायरेक्शन दे हैव सेम एक्सेलेरेशन, इन एक्स डायरेक्शन दे हैव सेम एक्सेलेरेशन बिफोर लिविंग द कांटेक्ट, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, स्पीड भी सेम है, ठीक है, और ये भी सेम है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, बिफोर लिविंग द कांटेक्ट, बिफोर लिविंग द कांटेक्ट, लिविंग द कांटेक्ट, कांटेक्ट, both have same velocity and acceleration in x direction, acceleration in x direction। हाँ कहना, मुझे बताइए, दोनों का x डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है। जब उसका 0 है, a2 0 कर दिया, इसका मतलब है कि जस्ट कांटेक्ट छोड़ने वाले कंडीशन में a1 भी 0 होगा। मैंने बाउंड्री वाली बात की, देखिए जस्ट कांटेक्ट छोड़ने वाला रीजन ये है और जस्ट कांटेक्ट छोड़ लिया ये, तो यहाँ बात हो रही है, ये लाइन पर, ये बाउंड्री है, अभी तो कांटेक्ट छूटा नहीं है और कांटेक्ट छूट गया, तो यहाँ बात हो रही है, तो इसका भी मैं प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ। दैट्स ऑल। तो a1 0 तो मैं इसका एफबीडी सोचता हूँ, इसका एफबीडी सोचोगे अपने आप आंसर मिल जाएगा खटाक से, 2 मिनट में आपको आंसर मिलने वाला है। इस पर बेटा एक mg नीचे लग रहा होगा, आपने कहा ठीक है, और एक टेंशन टी इधर लग रही होगी, ठीक है। अगर मैं इस बॉल का एफबीडी सोचूं तो ये ऐसे है, एक mg और इधर टेंशन, और कोई फोर्स लग नहीं रहा, और नॉर्मल 0 हो चुका है, नॉर्मल आपका 0 हो चुका है, ठीक है। तो अगर a1 इन x डायरेक्शन 0, x डायरेक्शन वाला 0, a1 तो आएगा दूसरा, x डायरेक्शन वाला 0 हो जाए, क्या मेरी बात क्लियर है। तो इसमें फोर्सेस है कितने, मुझे बताइए, 2 ही तो फोर्स है, ये 60 डिग्री है। अगर मैं इसके कंपोनेंट भी कर दूं, आप देखिएगा मैं कंपोनेंट कर दूं, mg इधर आएगा प्लस t cos 60 डिग्री यहाँ आएगा, t sin 60 डिग्री यहाँ आएगा। तो x डायरेक्शन में इकलौता फोर्स t sin 60 डिग्री है, तो मतलब x डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, फोर्स इन x डायरेक्शन, वो है आपका सिर्फ ये रहा, t sin 60 डिग्री। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब टेंशन को 0 होना पड़ेगा। तो इस मोमेंट पे टेंशन 0 होगी इसमें, बस यही बताना चाहता हूँ। बहुत प्यार से समझाया है, मेरे को तो दिख गया था, लेकिन मैंने बड़े प्यार से बताया, टेंशन 0, टेंशन 0। तो इसका मतलब अब बहुत, इसका मतलब सिर्फ इस पे एकमात्र फोर्स क्या लग रहा है, mg, mg तो मैं ये सर्कुलर मोशन तो पे तो है ही है, अरे सर्कुलर मोशन पे तो है ही है,
तो अब मैं अगर इस बॉल का एफबीडी सर्कुलर मोशन के हिसाब से बनाऊं, ठीक है, सर्कुलर मोशन के हिसाब से बनाऊं तो सिर्फ mg लग रहा है और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos 60। आप बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे कर रहे हो, कभी कंपोनेंट इधर कर रहे हो कभी इधर कर रहे हो। देखो हम जरूरत के हिसाब से खेलते हैं बेटा। पहले मैंने आपको इस ब्लॉक और इस ब्लॉक को कंपेयर करवाना था तो इन दोनों का एक्स में सेम था, तो मैंने एक्स का खेल खेला, सिर्फ एक्स का। एक्स डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एक्स डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, जस्ट कांटेक्ट छोड़ने से पहले तक भी यही था, तो उसका जीरो हुआ तो इसका भी इमीडिएटली जीरो हुआ, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस तो टी का एक कंपोनेंट ही है बस, mg तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, टी का एक कंपोनेंट, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो होना पड़ेगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट जीरो मतलब टेंशन जीरो। अब मैं इसके सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन तो इसकी स्पीड है v, ये तो आपको 80 दे देगा, स्पीड बढ़ाएगा। AC क्या देगा, AC मुझे पता है mg cos 60 डिग्री बराबर mv1 स्क्वायर बाय l। ये cos 60 डिग्री बन गया, mm कट गया, ये बन गया g/2 बराबर v1 स्क्वायर बाय l। आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है। v1 की वैल्यू आ गई gl/2 का रूट, दैट्स ऑल। अब तो बस फॉर्मेलिटी बची है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, दैट्स ऑल। v1 आ गया मेरा √gl/2, gl सबकी वैल्यू रख दो, g है 10, l कितना है बेटा, l कुछ दिया था उन्होंने, l कुछ दिया था 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे v2 आ जाएगी खटाक से, v2 मैंने पीछे रिश्ता निकाला था, v2 आ जाएगी v1/2, वो आ जाएगी 2/2 1 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ब्लॉक की स्पीड भी आ गई कांटेक्ट छूटते वक्त। मेरे को चाहिए था मास का रेशियो, तो मेरे पास एक इक्वेशन थी 4m + m v2 स्क्वायर बराबर mgl। मैं सबकी वैल्यू रखने वाला हूं, ये अगेन वापस पीछे से चुराई इक्वेशन, ठीक है, ये तो पीछे लिखी हुई है 4m + कैपिटल M v2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर g की वैल्यू है 10, l की वैल्यू है 0.8, तो ये हो गया 8m, है ना। 4m + m बराबर 8m, तो कैपिटल M बराबर 4m। उन्होंने किसका रेशियो पूछा है, कैपिटल M बाई स्मॉल m, तो कैपिटल M बाई स्मॉल m इज 4, दैट्स आंसर। खत्म, चेक कर लीजिए तसल्ली से। क्वेश्चन का राज कहाँ छुपा था, यहाँ मैंने पूरा एक एक चीज लिखी है, क्या क्या यूज हुआ, NLM यूज हो गया, सर्कुलर मोशन यूज हो गया, वर्क एनर्जी यूज हो गया, सब यूज हो गया क्वेश्चन में, सब कुछ, एवरीथिंग आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर है, सब कुछ यूज किया है हमने इस क्वेश्चन में, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, अच्छा ये तो कैलकुलेशन है, ये रहा अगला सवाल, पढ़िए क्या है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आएगा। अ बॉल इज हैंगिंग वर्टिकली बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पैग ए, पैग का मतलब कील है बेटा, है ना। मैं अगेन साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, बाद में फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो है क्या, लेंथ r 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पैग ए, देयर इज अनदर पैग बी एट डिस्टेंस r/2 एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब एक और कील ठोकी हुई है, horizontal as shown, find the minimum horizontal velocity given at the lowest position so that the ball strike the peg A, assume string is always taut। तो अगेन ठीक है, अच्छा सवाल है, ये 30 डिग्री पर है, वैसे भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम वेलोसिटी आजकल जेई खूब ही पूछता है। यहां से मैंने एक बॉल को फेंका, मजा आएगा, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप आसान आसान करते रहते हो, देखो बेसिक से करोगे तो आसानी है यार, ठीक है। सुनिएगा, ये एक कील है बेटा, पहले आपने यहां से किसी बॉल को फेंका, आपने किसी बॉल को यहां से फेंका, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से फेंका, अच्छा लेंथ आर लो, एल लो, एक ही बात है, मैं तो आर, चलो आर ही लिख देता हूं, आर, यहां से आपने यू स्पीड से फेंका, तो इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन करते जाएगी, और यहां जब पहुंचेगी ये रस्सी, यहां ये रस्सी, फिर मैं यहीं से कलर बना रहा हूं, यहां जब रस्सी पहुंचेगी, इससे पहुंचने से पहले, ठीक है, यहां कहीं पहुंची, यहां तक ये रहा,
ठीक है। यहाँ व्हाइट कलर अलग है बेटा, ठीक है, ये व्हाइट अलग से दिखा रखा है, यहाँ एक कील है बेटा, ये कील पे पहुंची उससे पहले पहले की फोटो ये रही, ठीक है, यहां तक ये पहुंचेगी ऐसे ऐसे धीरे 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 करके यहां पहुंचेगी बॉल। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद ये बॉल जो है इसके अबाउट घूमना चालू हो जाएगी, इस कील के अबाउट घूमना चालू हो जाएगी, इस कील के अबाउट घूमना चालू हो जाएगी, तो इसकी रेडियस अब L/2 ही रह जाएगी, यहां से पहले सॉरी R/2 ही रह जाएगी, R/2। मतलब देखो अब इस कील को तो ये रस्सी पार नहीं कर पाएगी, मतलब ऐसे कह लीजिए जैसे मेरा हाथ है, ये ऐसे घूम रहा है, ये मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, यहाँ कोई कील आ गई तो अब ये वाला पोर्शन तो कहीं जा नहीं पाएगा, ये अब इसके अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगा, इसके अबाउट घूमना स्टार्ट करेगा, तो अब क्या होगा, ये यहाँ आके टकराए, तो टकराएगा तो सही बेटा, टकराएगा तो सही। आप बोलेंगे सर क्यों टकराएगा, भाई ये वाली लेंथ R/2 है, और ये वाली लेंथ भी R/2 है। अब सेंटर ऑफ सर्कल ये हो गया बेटा, है ना, तो यहां से ऐसे क्रॉस करते 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 भाई सर्कल तो यही है ना, ये ऐसे आके टकराएगा, मतलब अब ये सेंटर है, ये सेंटर है, क्या मेरी बात क्लियर है, ये सेंटर है, तो ये R/2 तो ऐसे घूमेगा, ये नया सेंटर है, तो इसके अबाउट घूमेगा, तो बस आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्रॉस करवा देना है, यहां 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 अगर आप क्रॉस करवाए तो आसान है सवाल, यहां मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी वो देखिए, शायद इतना ऊपर बन गया डायग्राम, सुनिए बहुत लल्लू सवाल है। यहां से एल लेंथ की स्ट्रिंग थी, बॉब को फेंका फेंका, फिर ये कहीं हाइट पे गया, उसके बाद इस कील से मिला और अब इस कील के अबाउट घूमना चालू कर दिया, R/2 रेडियस। मुझे पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट ही खेल होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट से पास कर गया तो फिर तो वो अपने आप नीचे आ जाता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी मुझे बताएंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड का फॉर्मूला होता है √GL, √GL, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है, इससे कम होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। तो इस बार लेंथ है कितनी मुझे बताइए, R/2, तो G R/2, दैट्स ऑल, R/2। यहां पर स्पीड मुझे पता है, दैट्स ऑल, या मुझे पता करना है एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, सवाल खत्म। अब इसकी हाइट निकालना असली खेल है, हाइट, असली खेल हाइट का ये बेटा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, शायद मैं चेक कर लेता हूं, ये पॉइंट कितना ऊपर है बस वो देखना है, ये 30 डिग्री है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत लल्लू सा है। ये रहा, ये सेंटर से तो R/2 ऊपर होगा ही बेटा, अरे अब R/2 की रस्सी से ही तो घूम रहा है, तो ये तो R/2 है, ये R है भाई, यहां से वहां तक की हाइट देखनी है, ये R है, यहां इससे अब रस्सी, अब ये R/2 से घूमेगा, तो ये R/2, ये मुझे और निकालना है बस, ये वाली लेंथ आएगी बेटा R/2 sin 30, अरे ये R/2 है, सामने वाली sin 30 कितना आ जाएगा, R/4, तो टोटल हाइट आ जाएगी R/2 प्लस R/4 प्लस R, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये स्पीड मेरे पास है, क्लियर, मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, सवाल खत्म, K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बेटा हाफ mu स्क्वायर, जो हमें U निकालना है। इनिशियल पोटेंशियल जी मैंने जीरो मान ली, जो हम रेफरेंस मानते हैं यहाँ जीरो मान लेते हैं, वहां की लिख देंगे mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, उसी की वैल्यू लिख देना आप, प्लस ये mgh, वो हाइट लिखनी है पूरी, ठीक है। आप चाहे तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो U स्क्वायर बराबर V स्क्वायर, तो ये हो गया GR/2, अच्छा V स्क्वायर ये रहा, प्लस 2G, H कितना था बेटा अपना, H पूरा, H है R प्लस R/4 प्लस R/2, सवाल समाप्त हो चुका है। U स्क्वायर बराबर GR, कॉमन ले लो, हाफ तो यहां से आएगा, प्लस 2 प्लस हाफ प्लस 1, है ना, 2 प्लस हाफ प्लस 1, तो 2 और 1 3 और 4 GR, U बराबर आएगा बेटा √4GR, दैट्स ऑल। ये वेलोसिटी से आपको फेंकना पड़ेगा, क्लियर, बाकी आंसर है। R की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू रख दो, 40 सेंटीमीटर, तो 4 10 और 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 लिख दो,
तो 4 मीटर पर सेकंड आ गई, 4 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा। ये आप वेरिएबल में देना चाहो तो √4 GR आंसर। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से किया है मैंने, बेसिक से स्टार्ट किया कि भैया यहाँ से मैंने फेंका तो इसके अबाउट, इस कील के अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगा, और हमारा लोचा अगर इसके अबाउट भी घूमेगा तब भी लोचा टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही है। टॉप मोस्ट पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी रखनी होती है √GL, उससे कम रखोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहीं उससे पहले ही डिस्टर्ब हो जाएगा, उतनी रखनी होती है। तो अब ये R/2 से घूम रहा है ऐसे, और इस टाइप का जेईई में सवाल आया हुआ भी है सब्जेक्टिव में कि जहां से ये जो सेंटर था इसी कील पे आके टकरा जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा, तो ऊपर वेलोसिटी पता लग गई √GL, L की वैल्यू R/2, और यहाँ U है। अच्छा, इस कील से स्ट्रिंग के टकराने से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, स्ट्रिंग वैसे ही मासलेस है, बस ये तो बस सेंटर ऑफ सर्कल चेंज कर देगी। अब ये कील हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल R/2 वाला, तो बस मुझे एक बार हाइट निकालनी पड़ी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल 0 मान ली, फाइनली है, दैट्स ऑल। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है मेरी बात, ठीक है, 100%। चलिए, अब इसके बाद आपको जेईई एडवांस के कुछ सवाल हैं वो करने हैं, ठीक है। ये इनके सॉल्यूशंस वगैरह आपको सब मिल जाते हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई है बस, ठीक है, क्लियर। तो जेईई एडवांस के सवाल आप करना चाहे तो कीजिए, ठीक है, नहीं करना चाहे तो मत कीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल टेढ़े हैं, कुछ मेढ़े हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो इन द एंड मैं यही बोलूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और साथ के साथ बाबू एंड बेबी पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस से पढ़ते रहिए। मैं अगेन बोलूँगा, कोई हो सकता है बहुत सारे टॉपिक आपको नहीं आते हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता और आप सब कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो तो पॉसिबल भी नहीं है। जेईई एडवांस में डेप्थ चाहिए, ठीक है, और वो जो बच्चा बुद्धि होती है उनका यही होता है कि मैं तो भैया एक दिन में आइंस्टाइन बन जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं हमेशा एडवांस में कहता हूँ कि कुछ चैप्टर्स छोड़ भी दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में डेप्थ लाओ। मेंस का गेम नहीं है बाबू ये, कि जहाँ सरफेशियल बोर्ड पे तो बिल्कुल रटने का काम हो गया, जेईई मेंस में थोड़ा सा सरफेशियल लेवल नॉलेज काम हो गया है, थोड़ी सी डेप्थ ठीक है, एडवांस है बाबू ये, ठीक है। तो यहाँ जितने मैंने क्वेश्चन कराया गया वो सफिशिएंट है, कदापि नहीं। एडवांस की तैयारी 3-3 4-4 साल करे तो भी एडवांस एकदम से गेम पलट सकता है, तो एडवांस है। हाँ, हम लास्ट मोमेंट पे मोस्ट प्रोबेबल चीज़ों को ले रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं मिक्स करते रहते हैं। एक क्वेश्चन से 3 कॉन्सेप्ट पे बात कर ली, मिक्स क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस सेशन टाइप, तो आपको एक बूस्ट करने के लिए कि हाँ मुझे लगता है प्रोबेबल है, ऐसे ऐसी चीज़ें जेईई पूछता रहता है, तो वही चीज़ें मैं छाटी है, ठीक है, क्लियर। तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।